जय हिंद दोस्तों, यूपीएससी 9 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज बात करने वाला है मौर्याज की। मौर्य प्रशासन के बारे में सारी जानकारी देंगे दोस्तों, ठीक है। मौर्य के ये पीवाईक्यूज हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मौर्य प्रशासन से रिलेटेड बहुत ही बेहतरीन और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हमने बनाए हैं। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी हैं जो यूपीएससी और यूपीपीसीएस में आए हुए हैं, ठीक है। तो मौर्य से रिलेटेड बहुत सारे अच्छे क्वेश्चंस हैं, आप देख सकते हो। मौर्य साम्राज्य के संस्थापक कौटिल्य, उनका समाहर्ता, ये सब एक डिटेलिंग क्वेश्चंस हैं जिनकी हम बात करने वाले हैं आज। तो आज डिटेल में बात करेंगे मौर्याज के बारे में दोस्तों, क्योंकि मौर्य से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो इससे बाहर नहीं जाएगा, ये मेरा दावा है दोस्तों, ठीक है। तो स्टार्ट करने वाले हैं इसी में। तो मौर्य को आप बखूबी पढ़िएगा, बहुत सारे क्वेश्चन है, उसके बाद मैंने थ्योरी को भी डिटेल में एक्सप्लेन किया है बाद में जाके। पहले एक क्वेश्चन कराने के बाद आपका जो माइंड सेट है वो एक लेवल पे आएगा, उसके बाद हम आगे बात करेंगे दोस्तों, ठीक है। ठीक है, तो अब स्टार्ट करने वाले हैं दोस्तों। ये क्वेश्चंस बहुत अच्छे हैं, इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब 500 प्लस व्यूज आने चाहिए दोस्तों, ठीक है। पहला क्वेश्चन आपका, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे दोस्तों? ये थे आपके कौटिल्य। कौटिल्य जो है चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे दोस्तों। क्या नाम था इनका? चंद्रगुप्त मौर्य के। नंदों का जो नंद का विनाश, घनानंद का विनाश करने के बाद, उसको मारने के बाद चंद्रगुप्त मौर्य को कौटिल्य ने राज सिंहासन पर बैठा देते हैं। मौर्यों का शासन स्थापित करा दिया था किसने? कौटिल्य ने। कौटिल्य इनके कौन थे? चाणक्य जो बोला जाता है इनको कौटिल्य। चाणक्य, विष्णुगुप्त, नंद वंश के विनाश और मौर्य वंश की स्थापना में मुख्य भूमिका निभाई। अर्थशास्त्र की रचना की, जो प्रशासन, राजनीति, अर्थव्यवस्था और कूटनीति का ग्रंथ है दोस्तों, ठीक है। वही नेक्स्ट बात करने वाले हैं, क्या बात करने वाले हैं? मौर्य प्रशासन में नेक्स्ट है आपका, मौर्य प्रशासन में समाहर्ता। जो समाहर्ता है किस विभाग से संबंधित है? ये आपका होता था राजस्व संग्रह से। यह राजस्व संग्रह इसका आंसर है दोस्तों। समाहर्ता होता था राजस्व की, क्या करता था? ये रेवेन्यू कलेक्शन का काम करता था, राजस्व की वसूली और लेखा जोखा रखने के लिए जिम्मेदार था दोस्तों। इसको एज ए वित्त सचिव, आज का जो वर्तमान में फाइनेंस सेक्रेटरी होता है, उस पद की तरह माना जाता था इस समाहर्ता को दोस्तों, ठीक है। राजस्व संग्रह का काम करता था ये कौन? राजस्व संग्रह का काम करता था ये समाहर्ता दोस्तों, ठीक है। तो ये होगी पाटलिपुत्र, मौर्य साम्राज्य की राजधानी। चंद्रगुप्त मौर्य ने राजधानी पाटलिपुत्र जो आधुनिक पटना में स्थापित की थी दोस्तों। ये गंगा, सोन और गंडक नदियों के संगम पर है। गंगा, सोन और गंडक नदी के संगम पर बसा हुआ व्यापारिक और प्रशासन का एक महत्वपूर्ण केंद्र था ये पाटलिपुत्र, ठीक है। नेक्स्ट, अशोक के शिलालेख किस लिपि और भाषा में लिखे गए हैं? देखो बेहतरीन क्वेश्चन है, बेहतरीन इंपोर्टेंट क्वेश्चन। लाइक शेयर सब्सक्राइब ज्यादा से ज्यादा कीजिए दोस्तों, और कम से कम इस वीडियो पे 1000 व्यूज आने चाहिए, ठीक है। जो नहीं आ रहे हैं दोस्तों, मैं तो 1000 की बात कर रहा हूँ। ज्यादा से ज्यादा आप लोग देखिए, ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर करेंगे। 1000 व्यू का टारगेट है बस इस वीडियो पे, ज्यादा कोई डिमांड नहीं हमारी, ठीक है। चलो बैक टू द पॉइंट। इस शिलालेख जो है किस लिपि और भाषा में? इंपोर्टेंट है दोस्तों, प्राकृत और ब्राह्मी में। प्राकृत और ब्राह्मी में। अधिकांश शिलालेख प्राकृत भाषा में और ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं, बट उत्तर पश्चिम क्षेत्रों में, जो जिन्हें बोला जाता है उत्तर पश्चिम क्षेत्रों से, कुछ खरोष्ठी लिपि का प्रयोग हुआ है जो खरोष्ठी लिपि में पाए गए हैं दोस्तों, उनकी बात करेंगे। जबकि कुछ यूनानी और अरमाइक में भी लिखे गए दोस्तों, यूनानी और अरमाइक में भी लिखे गए दोस्तों। मौर्य काल में धम्म महामात्र का कार्य क्या था? धम्म का प्रचार करना। अशोक ने बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का प्रचार और प्रजा में नैतिक आचरण को प्रोत्साहित करने के लिए धम्म महामात्र नामक अधिकारियों की नियुक्ति की दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट, कौन सा मौर्य शासक देवानाम प्रियदर्शी का उपाधि से प्रसिद्ध था? ये था अशोक। कौन था? अशोक। अशोक के शिलालेखों में स्वयं को देवानाम प्रियदर्शी यानी कि देवों का प्रिय, सुंदर, देखने वाला कहा गया है दोस्तों। नेक्स्ट बात करते हैं, मौर्य साम्राज्य का मुख्य मुद्रा कौन सी थी? मौर्य साम्राज्य की ये थी पंचमार्क सिक्का। पंचमार्क सिक्का मौर्य साम्राज्य की मुख्य सिक्कों में से एक था। मौर्य काल की मुख्य पंचमार्क जो है चांदी के सिक्के थे दोस्तों। किसके? चांदी के, जिन पर विभिन्न प्रतीक थे जैसे सूर्य, पहिया, पर्वत आदि अंकित करते थे दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट, मौर्य काल के दौरान मेगास्थनीज किस देश का राजदूत था? ये था यूनान का। किसका? यूनान का। सेल्यूकस निकेटर का यूनानी राजदूत मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में पाटलिपुत्र आया। उसने इंडिका नामक ग्रंथ की क्या की? रचना की। उसने इंडिका नामक ग्रंथ लिखा। किसने? मेगास्थनीज ने। अशोक का कलिंग युद्ध किस वर्ष हुआ? 261 ईस्वी पूर्व। कितना? 261 ईस्वी पूर्व में, यानी कि कलिंग युद्ध अशोक के शासनकाल के 8वें वर्ष। ये क्वेश्चन आया हुआ है। कलिंग युद्ध अशोक के 8वें वर्ष में, जो 261 ईस्वी पूर्व में हुआ था।
इसमें भारी रक्तपात हुआ, जनहानि हुई। उसके बाद अशोका ने हिंसा त्याग कर बौद्ध धर्म अपना लिया दोस्तों। बुद्धिज्म को उसने अडॉप्ट कर लिया था क्योंकि उस हिंसा से वो बहुत ही ज्यादा दुखी हुआ। मौर्य साम्राज्य के पतन के मुख्य कारण कौन से हैं? भारी आक्रमण का होना, कमजोर उत्तराधिकारियों का होना, आर्थिक गिरावट, यानी कि सभी कारण हैं तो मौर्य साम्राज्य के पतन के मुख्य कारणों में से है दोस्तों। ठीक है, कुछ नेक्स्ट बात करते हैं। अर्थशास्त्र किस भाषा में लिखा गया है? संस्कृत। याद रखना, अर्थशास्त्र को संस्कृत में लिखा है। कौटिल्य का अर्थशास्त्र संस्कृत में रचित है, जो राज्यशास्त्र, प्रशासन, कूटनीति और अर्थव्यवस्था का विश्व प्रसिद्ध ग्रंथ है दोस्तों। ठीक है, अर्थशास्त्र। मौर्य साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र, जैसे हमने ऊपर भी बात की है, और ये गंगा सोन गंडक के किस पर? संगम पर स्थित है। समाहर्ता किस विभाग का प्रमुख था दोस्तों? समाहर्ता आपका राजस्व विभाग की देखभाल करता था, तो सभी करों की वसूली और लेखांकन का प्रभावी होता था। मौर्य काल में सन्निधाता कौन था दोस्तों? इंपोर्टेंट, सन्निधाता कौन था? सन्निधाता होता था शाही कोषाध्यक्ष। सन्निधाता को शाही खजाने का प्रभारी माना गया है, जो सोना चांदी और अनाज का भंडारण देखता था दोस्तों। नेक्स्ट बात करते हैं। अशोक के शिलालेख प्राकृत ब्राह्मी में बात की है। उत्तर पश्चिम में जो शिलालेख हैं, जिसे सिनकोटदा है, ये सब किसमें? खरोष्ठी में। अशोक का 261 में पहले ही बात की है। कलिंग युद्ध में करीब 1 लाख से ज्यादा लोग मारे गए, जिसके बाद अशोक ने अहिंसा का मार्ग अपनाया दोस्तों। किसका? अहिंसा का दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। अशोक के समय धम्म महामंत्र का कार्य क्या था? नैतिक और धार्मिक उपदेश देना। नैतिक और धार्मिक यानी कि धम्म का प्रचार करना, इस धम्म महामंत्र का कार्य था। नेक्स्ट बात करते हैं। रज्जुक कौन थे? रज्जुक दोस्तों न्यायिक अधिकारी होते थे। रज्जुक जो है कौन थे? न्यायिक अधिकारी। बी, रज्जुक गांव या जिले में कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिम्मेदार था दोस्तों। मौर्य काल की जासूसी व्यवस्था का प्रमुख कौन था? ये था प्रत्यंतर। ये प्रत्यंतर मौर्य यानी कि गुप्तचर तंत्र का प्रमुख होता था, यानी कि गुप्त काल में जो जासूसी करता था, गुप्तचर था, ये कौन था? प्रत्यंतर दोस्तों, जो आंतरिक और बाहरी सूचनाएं देता था। कौन सी? आंतरिक और बाहरी सूचनाएं देता था दोस्तों। नेक्स्ट बात करते हैं। बिंदुसार का ग्रीक नाम क्या था? ये था अमित्र क्या था? अमित्रकोटस दोस्तों। क्या था? बिंदुसार का नाम था अमित्रकोटस। क्या है? अमित्रकाटेस बिंदुसार का नाम था। ग्रीक लेखकों ने बिंदुसार को अमित्रकोटस कहा है, जिसका अर्थ होता है शत्रुओं का संग्रहक। याद रखना, ये क्वेश्चन आया हुआ है। बिंदुसार का ग्रीक नाम था अमित्रोकाटेस। ठीक है, और ये अमित्रोकाटेस होता है शत्रुओं का संहारक। बिंदुसार ने किस दार्शनिक को मिस्र भेजा था? तो बिंदुसार ने दोस्तों किसको? डियोनिसियस को मिस्र भेजा था। जो डियोनिसियस था वो बिंदुसार ने कहाँ भेजा था? बिंदुसार ने टॉलमी द्वितीय फिलाडेल्फस के दरबार में मिस्र भेजा था। कहाँ पर? इजिप्ट में, मिस्र में। कहाँ पर? अफ्रीका में दोस्तों। किसको? बिंदुसार ने डियोनिसियस को दोस्तों। अशोक ने किस धर्म का पालन किया? बौद्ध धर्म का। बौद्ध धर्म का पालन किया। कलिंग के युद्ध के बाद 261 ईसा पूर्व में कलिंग युद्ध के बाद बौद्ध धर्म अपनाया, और तीसरी बौद्ध संगति का आयोजन कहाँ पर हुआ? अशोका के काल में तीसरी बौद्ध संगति का आयोजन हुआ। मौर्य काल में संधि विग्रह कौन थे? विदेश मंत्री। ये युद्ध से संबंधित कूटनीति कार्य देखता था और विदेशी कार्य देखता था दोस्तों। नेक्स्ट बात करते हैं। अशोक का सबसे बड़ा शिलालेख कहाँ मिला है? ये मिला है गिरनार में। गुजरात के गिरनार में अशोक का प्रमुख शिलालेख स्थित है, जिसमें नैतिक शिक्षाओं का, गिरनार में मोरल जो एजुकेशन है, नैतिक शिक्षाओं का वर्णन है। अशोक के सिंह स्तंभ किस स्थान पर मिला है? ये सारनाथ में। सारनाथ में अशोक का सिंह स्तंभ मिला है दोस्तों। सारनाथ के सिंह स्तंभ को भारत का राष्ट्रीय प्रतीक भी बनाया गया है। मौर्य काल में प्रमुख सड़क उत्तरापर्त कहां से कहां तक जाती थी? ये पाटलिपुत्र से तक्षशिला तक दोस्तों। बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। पाटलिपुत्र से उत्तरापथ कहां से कहां तक? पाटलिपुत्र से तक्षशिला। उत्तरापथ व्यापार और प्रशासनिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण मार्ग था, और ये पाटलिपुत्र से तक्षशिला जाती थी। अशोक का धर्म मुख्यतः किस पर आधारित था? ये नैतिक आचरण और सहिष्णुता, इंटॉलरेंस पर आधारित था। अशोक का धर्म दोस्तों किसी संकीर्ण धार्मिक विचार पर नहीं, बल्कि नैतिक और मानवीय मूल्यों पर आधारित था। मुद्रागुप्त कौन था? देखो, मुद्रागुप्त कौन थे? मुद्रागुप्त दोस्तों एक जासूस थे। मुद्रागुप्त संदेशों और दस्तावेजों को सुरक्षित रखने वाला गुप्तचर होता था। कौन होता था? जासूस। मौर्य साम्राज्य के पतन के कारण अशोक के बाद कमजोर शासक का आना, विशाल साम्राज्य के प्रशासनिक बोझ को झेल नहीं पाना, आर्थिक गिरावट, यानी कि सारे ही कारण है। नेक्स्ट, अशोक के शिलालेखों में जनपद का अर्थ है क्या है? राज्य। जनपद का अर्थ अशोक के शिलालेखों में राज्य से है। जनपद का प्रयोग किसी भूभाग यानी राज्य के लिए किया गया है। अशोक का सबसे छोटा शिलालेख कहाँ मिलता है? मास्की में। अशोक का सबसे छोटा है कहाँ पर? मास्की में।
अशोक का सबसे छोटा शिलालेख मास्की में है। मास्की शिलालेख छोटा होने के बावजूद महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें अशोक का नाम स्पष्ट लिखा है। नेक्स्ट बात करते हैं। मौर्य काल में ग्राम प्रशासन का प्रमुख होता था ग्रामिक। ग्रामिक गांव का प्रमुख अधिकारी था जो कर वसूली और व्यवस्था बनाए रखता था। किस मौर्य शासक को अमित घात की उपाधि प्राप्त है? यह आपको चंद्रगुप्त को। चंद्रगुप्त को दोस्तों अमित घात कहा गया है। चंद्रगुप्त को शत्रुओं का विनाश करने के कारण अमित घात की संज्ञा दी गई है। नेक्स्ट, अशोक के शिलालेखों में उल्लेखित यवन किसे कहा गया है? यवन होते थे दोस्तों यूनानी, यानी कि यूनानियों को यवन कहा गया है। यवन का अर्थ होता है यूनानी जाति से जो पश्चिमोत्तर भारत में बसे थे। मौर्य काल में सिंचाई कर, ये सिंचाई कर है, इरिगेशन टैक्स की बात होती है, क्या जाता था उसको? उदक भाग। मौर्य काल में उदक भाग को सिंचाई कर कहा जाता था। बेस्ट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है मौर्य काल के। लाइक शेयर सब्सक्राइब दबा के कीजिए दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट, उदक भाग। उदक भाग किसानों से पानी, एक मिनट दोस्तों, एक मिनट, ठीक है। तो मौर्य काल में सिंचाई कर कहते थे उदक भाग। उदक भाग किसानों से पानी के उपयोग के लिए लिया जाने वाला टैक्स था, एक तरह का क्या था? कर, टैक्स था दोस्तों। नेक्स्ट बात करने वाले हैं। मौर्य काल में नगद व धान्य भंडार की देखरेख कौन करता था? सन्निधाता। कौन? यह अधिकारी शाही भंडार का प्रभारी था, सन्निधाता। अशोक ने तीसरी बौद्ध संगति कहाँ की? ये थी पाटलिपुत्र में, क्योंकि अशोक की जो कैपिटल थी वो पाटलिपुत्र थी दोस्तों। मोगलीपुत्र तीर्थ की अध्यक्षता में पाटलिपुत्र में तीसरी संगति हुई जो बौद्ध धर्म के विदेशों में प्रचार प्रारंभ हुआ इस तीसरी संगति के बाद से। हालांकि होता आ रहा था बट इसमें ज्यादा तरीके से विदेशों में प्रचार हुआ। चौथी कहाँ हुई? चौथी कुषाण काल में, कुंडलवन कश्मीर में। महामात्र का कार्य क्या है? ये उच्च प्रशासक होता था। महामात्र क्या होता था? महामात्र उच्च स्तर के प्रशासनिक अधिकारी होते थे। अशोक ने श्रीलंका के बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए किसे भेजा? किसे भेजा था? तो महेंद्र और संघमित्रा को। अशोक ने श्रीलंका में अशोक के पुत्र पुत्री थे महेंद्र और संघमित्रा। अशोक के पुत्र पुत्री को श्रीलंका भेजा था, महेंद्र और संघमित्रा को। मौर्य काल में अनंतपाल कौन होते थे? सीमा प्रांत का अधिकारी को अनंतपाल कहा जाता था। सीमा प्रांत का अधिकारी को अनंतपाल, यानी कि अनंतपाल सीमा की सुरक्षा और प्रशासन संभालता था। अशोक का शासन का मुख्य उद्देश्य क्या था? धम्म का प्रचार करना। धम्म का प्रचार करना। 8वें वर्ष जब 261 में उन्होंने कलिंगा युद्ध लड़ा, उसके बाद धम्म पॉलिसी अपनाई और उसके बाद धम्म के प्रचार की बीड़ा उठा लिया उन्होंने, ठीक है। मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? वैदरथ। वैदरथ जो है मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक था। 185 ईसा पूर्व में पुष्यमित्र शुंग ने वैदरथ की हत्या कर शुंग वंश की स्थापना की। यानी कि मौर्यों के बाद दोस्तों कौन सा वंश आया? शुंग वंश। यानी कि नंदों ने मौर्य, क्योंकि नंद वंश का आखिरी शासक था उसको चंद्रगुप्त मौर्य ने मार डाला। विष्णुगुप्त यानी कि चाणक्य के सहयोग से, उसके बाद नंदों के बाद मौर्यों का शासन, और मौर्यों का लास्ट शासक था वैदरथ, उसको पुष्यमित्र शुंग ने, जो शुंग वंश का संस्थापक भी माना जाता है, 185 ईसा पूर्व में मार दिया। तो नंदों के बाद मौर्य, उसके बाद शुंग वंश की स्थापना हुई दोस्तों, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। मौर्य साम्राज्य में अमात्य, मैंने पहले भी बताया, मौर्य साम्राज्य में अमात्य का कार्य क्या था? मंत्री परिषद का सदस्य होता था। अमात्य उच्च पदस्थ अधिकारी होते थे जो मंत्री परिषद में राजा की सहायता करते थे तथा विभिन्न विभागों का संचालन करते थे। समाहर्ता होता था जो राजस्व संग्रह करता था, ये पहले भी बताया है। राजस्व विभाग का प्रमुख था जो करों की वसूली, लेखांकन और वित्तीय व्यवस्था का देखभाल आज के फाइनेंस सेक्रेटरी की तरह होता था। सन्निधाता की मैं बात कर चुका हूँ, राजकोष और भंडार का प्रभारी। दंडपाल, दंडपाल का दायित्व था कानून व्यवस्था बनाए रखना। दंडपाल दोस्तों नगरों और राज्यों में कानून व्यवस्था बनाए रखने तथा पुलिस का प्रमुख होता था ये दंडपाल। मौर्य साम्राज्य में अंतःपुराध्यक्ष कौन था? अंतःपुराध्यक्ष कौन था? ये अंतःपुराध्यक्ष महल के आंतरिक भाग, विशेषकर रानी महल, महल की स्त्रियों और आंतरिक सुरक्षा का प्रभारी होता था ये अंतःपुराध्यक्ष। इज वेरी वेरी इंपोर्टेंट। अंतःपुराध्यक्ष महल के आंतरिक भाग, विशेषकर रानी महल की सुरक्षा और प्रबंधन को देखता था। अशोक के काल में राजकीय आदेश, शिलालेख या स्तंभलेख किस भाषा में थे? प्राकृत में, मैंने पहले बताया। प्राकृत भाषा में और ब्राह्मी लिपि में लिखे गए जो आम जनता समझ सके। नगराध्यक्ष होता था शहर के प्रशासन और व्यापार का संचालन करने वाला। नगराध्यक्ष शहर के प्रशासन और व्यापार, बाजार व्यवस्था और नगर का निर्माण करता था। महामात्र किसके लिए प्रसिद्ध था? अशोक के विशेष अधिकारी थे। अशोक के विशेष अधिकारी। अशोक ने धर्म प्रचार और जन कल्याण के लिए धर्म महामात्र सहित कई प्रकार की महामात्र नियुक्त किए थे दोस्तों। नेक्स्ट है अग्रहार। मौर्य काल में किसे कहा जाता था? अग्रहार कृषि भूमि को कर मुक्त दान, यानी कि कृषि भूमि जो टैक्स फ्री होती थी। अग्रहार मूरी कौन सी? अग्रहार जो है मौर्य काल में कृषि भूमि होती थी जो कर मुक्त भूमि होती थी, कर मुक्त
धान। अग्रहार ब्राह्मणों को दी जाने वाली कर मुक्त भूमि होती थी दोस्तों। मौर्य प्रशासन में धर्म मामात्र की नियुक्ति कब हुई? अशोक के शासनकाल में। अशोक के शासनकाल में धर्म मामात्र की नियुक्ति हुई दोस्तों। नेक्स्ट बात करते हैं, अशोक ने धर्म प्रचार, जनहित और सामाजिक कल्याण हेतु धर्म मामात्र नियुक्त किए दोस्तों। नेक्स्ट बात करते हैं, मौर्य साम्राज्य की प्रशासनिक इकाई सही क्रम में, ये आता हुआ क्वेश्चन है, वेरी इंपोर्टेंट प्रीवियस क्वेश्चन है। मौर्य साम्राज्य की प्रशासनिक इकाइयों का सही क्रम पूछ रहा है, ये प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन है, इज वेरी वेरी इंपोर्टेंट। क्या थी? मौर्य साम्राज्य में पहले प्रदेश, फिर जनपद, फिर ग्राम, यानी कि पहले प्रदेश, फिर उसके बाद जनपद, उसके बाद ग्राम दोस्तों। ये होता प्रदेश यानी कि प्रांत, जनपद और ग्राम। मौर्य साम्राज्य में राजुक किसका प्रमुख था? राजुक दोस्तों मौर्य साम्राज्य में ग्राम प्रशासन को प्रमुख होता था, गांव और जिले के प्रशासन का प्रभारी था और वह न्यायिक व राजस्व कार्य भी देखता था। सिंहासनधापति पद किससे संबंधित है? दरबार के संचालन का प्रमुख होता था सिंहासनधापति। सिंहासनाधिपति राज दरबार और समारोह के संचालन का प्रमुख अधिकारी होता था दोस्तों। सिंहासनाधिपति दरबार के संचालन का प्रमुख होता था। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, अशोक के शिलालेखों में जित गिरगिक क्या है? कलर चेंज करता हूँ। जित गिरगिक का उल्लेख किस लिए हुआ है? ये जित गिरगिक जो होता था चिकित्सालय निरीक्षक होता था, चिकित्सालय का। जित गिरगिक पशु व मानव चिकित्सालय का प्रबंधक होता था। ये इंपोर्टेंट वर्ड है, बहुत कम देखने को मिलेगा कहीं भी। जित गिरगिक पशु व मानव चिकित्सालयों का प्रबंधक होता था। मौर्य साम्राज्य में अभिलेख का उद्देश्य क्या था? राजा के आदेश और नीतियों का प्रचार करना। मौर्य काल में अभिलेख का माध्यम से जनता को राजकीय नीतियों व आदेशों से अवगत कराया जाता था दोस्तों। नेक्स्ट है, मौर्य प्रशासन में गुप्तचर विभाग का प्रमुख होता था गुप्तचराध्यक्ष, जो गुप्त सूचनाएं एकत्र कर राजा को रिपोर्ट करता था। संधि विग्रह मैं ऊपर बता चुका हूं क्या होता है। नेक्स्ट बात करते हैं, शांति और संधि मामलों का प्रमुख प्रबंधन करता था। नेक्स्ट, धम्म महामात्र किस प्रकार का पद था? जन कल्याण एवं धर्म प्रचार का अधिकारी होता था धम्म मात्र। कौन? धम्म महामात्र। इसकी नियुक्ति कर सामाजिक, अशोक ने इसकी नियुक्ति की, सामाजिक व नैतिक संदेश फैलाया दोस्तों। मौर्य साम्राज्य में ग्राम का प्रमुख होता था ग्रामाध्यक्ष, ग्राम का मुखिया ग्रामाध्यक्ष होता था। ठीक है, जो स्थानीय प्रशासन व कर संग्रह का जिम्मेदार था दोस्तों। नेक्स्ट बात करते हैं, महाप्रत्यार का कार्य क्या था? महाप्रत्यार होते थे, महाप्रत्यार इज वेरी इंपोर्टेंट, राजमहल के द्वारपाल व सुरक्षा प्रमुख। महाप्रत्यार महल की सुरक्षा व राजा की रक्षा करते थे। मौर्य साम्राज्य में प्रांत के शासक को क्या कहा जाता था? कुमार या आर्यपुत्र। क्या कहा जाता था? कुमार या आर्यपुत्र। प्रांतों के शासक प्राय राज परिवार के सदस्यों को कुमार कहते थे या आर्यपुत्र। अशोक के समय प्रशासन में महिलाओं की भूमिका के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? ये अभिलेखों में महिला महामात्र का उल्लेख दिया गया, ये अभिलेखों में मिला है दोस्तों। अशोक के अभिलेखों में महिला महामात्रों का उल्लेख है जो जन कल्याण और धर्म प्रचार में लगी हुई थी दोस्तों। ठीक है, मौर्य काल में राजस्व का प्रमुख स्रोत क्या था? कृषि उपज पर कर। किस पर? कृषि में, एग्रीकल्चर में जो प्रोडक्शन होता था उस पर जो टैक्स लिया जाता, इस प्रकार का करता मौर्य काल में। नाउ गेट इट। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, अशोक किस मौर्य शासक का पुत्र था? अशोक बिंदुसार का पुत्र था। ठीक है, किसका? बिंदुसार। अशोक बिंदुसार का पुत्र था और मौर्य वंश का तीसरा शासक था, और चंद्रगुप्त का पुत्र था बिंदुसार। अशोक ने कलिंग युद्ध लड़ा 261 ईस्वी पूर्व। अशोक ने अपने राज्य प्रशासन के 8वें वर्ष, ये क्वेश्चन आया है, इसमें लाखों लोगों की मृत्यु हुई, इसमें अशोक की नीतियों में बदलाव आया। कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने किस नीति को अपनाया? धम्म नीति। अशोक के अधिकांश शिलालेख किस भाषा में? प्राकृत और ब्राह्मी में। मैंने रिपीट कर रहा हूँ दोबारा, प्राकृत भाषा और ब्राह्मी में है, जबकि आम जनता उन्हें समझ सके। जो उत्तरी पश्चिम क्षेत्रों में कौन सी लिपि प्रयोग में लाई जाती थी? तो उत्तरी पश्चिमी में वह खरोष्ठी लिपि। उत्तर पश्चिम भारत में गांधार और अफगानिस्तान में खरोष्ठी लिपि का प्रयोग हुआ है, जो दाएं से बाएं, उसको कौन से, यानी कि राइट से लेफ्ट लिखी जाती थी। इसमें भी कुछ सुराकीना और 2 अभिलेख ऐसे हैं जो अशोक के, जो इसमें खरोष्ठी लिपि में पाए गए। ठीक है, ये धम्म का अभिलेख मैंने बताया। धम्म महामात्र होता था जो धम्म के प्रचार के लिए, जन कल्याण के लिए विशेष अधिकारी था, जो अशोक ने नियुक्त किया। ठीक है, अशोक का धम्म मुख्यतः किस धर्म से प्रेरित था? किससे? बौद्ध धर्म से। अशोक का धम्म दोस्तों बुद्धिज्म से रिलेटेड था। किससे? बुद्धिज्म से रिलेटेड था। यद्यपि अशोक का धम्म सभी धर्मों को सम्मान करता था, इसकी प्रेरणा बौद्ध धर्म से थी। अशोक का पहला धम्म यात्रा किस स्थान पर थी? बौद्ध तीर्थ लुम्बिनी में। बुद्ध तीर्थ जो है लुम्बिनी में अशोक ने पहली धर्म यात्रा की। अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद दोस्तों धर्म यात्रा शुरू की, जिसमें लुम्बिनी यात्रा उल्लेखनीय है। अशोक के समय कौन सा बौद्ध परिषद आयोजित हुई? अशोक के समय तीर्थसी पाटलिपुत्र में। पाटलिपुत्र में अशोक के संरक्षण में हुई, जिसमें बौद्ध धर्म का विस्तार किया गया। ठीक है, नेक्स्ट, अशोक के धर्म प्रचार के लिए विदेश भेजे गए मिश्र में उनके पुत्र का नाम था महेंद्र। महेंद्र को श्रीलंका में बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए भेजा गया।
अशोक के धम्म में उनकी पुत्री का नाम था संघमित्रा, संघमित्रा ऐसे करके था, संघमित्रा, जो भी लिखना चाहो देख सकते हो। संघमित्रा को महेंद्र के साथ श्रीलंका भेजा गया, जो उन्होंने बोधि वृक्ष लगाया। नेक्स्ट बात करते हैं, अशोक के किस शिलालेख में कलिंग युद्ध का विवरण है? किसमें? अशोक के किस शिलालेख में कलिंग युद्ध का विवरण है? तो ये आपका धौली एवं जौगढ़ शिलालेख में, धौली एवं जौगढ़ शिलालेख में कलिंग युद्ध का विवरण है। धौली और जौगढ़ के शिलालेख कलिंग युद्ध और अच्छे परिणामों का उल्लेख करते हैं। अशोक का लुम्बिनी शिलालेख किस घटना से जुड़ा है? बुद्ध के जन्म स्थान की यात्रा दोस्तों। लुम्बिनी शिलालेख जो है, लुम्बिनी शिलालेख बुद्ध के जन्म स्थान की यात्रा और वहां पर छूट देने से, यहाँ के टैक्स में छूट देने से जुड़ा है। अशोक के स्तंभ लेख किस पत्थर पर खुदे होते थे? बलुआ पत्थर पर। अशोक के स्तंभ मुख्यतः चंद्र कीर्ति बलुआ पत्थर पर बने होते थे। अशोक का सबसे प्रसिद्ध शेर शीर्ष लॉयन कैपिटल कहाँ से है? सारनाथ से। कहाँ से? सारनाथ स्तंभ जो है शीर्ष आज भारत का राष्ट्र प्रतीक है। अशोक के शिलालेखों को पढ़ने का श्रेय जाता है जेम्स प्रिंसेप को दोस्तों। 1837 में जेम्स प्रिंसेप ने ब्राह्मी लिपि पढ़ने का रहस्य सुलझाया, हालांकि अभी तक प्रॉपर नहीं पढ़ी गई है। अशोक के शिलालेख किस किस प्रकार के हैं? स्तंभ और लेख हैं और शिलालेख दोनों हैं। अशोक ने संदेशों के लिए दोनों प्रकार यानी कि स्तंभ वाले और शिलालेखों का प्रयोग किया था। अशोक ने किस शिलालेख में सभी धर्मों के प्रति सम्मान की बात कही है? सप्तम स्तंभ लेख में, जो सप्तम सातवां स्तंभ लेख है, वहां पर अशोक ने सभी संप्रदायों के प्रति सहिष्णुता और सम्मान का संदेश दिया। सातवां, ठीक है, सप्तम में। अशोक के धम्म निम्न में से किसके विरोध करता था? पशु बलि का। अशोक का धम्म पशु बलि का विरोध करता था। अशोक ने अपने धम्म में पशु बलि और हिंसा का विरोध किया है। अशोक के राज्य में धम्म नीति का पालन करवाने के लिए कौन सा तंत्र था? धर्म महामात्र, ये इंपोर्टेंट है, धर्म महामात्र। धर्म महामात्र नियम जो है धम्म नीति लागू करने और उसके प्रचार के लिए नियुक्ति किया गया था अशोक के द्वारा, एक शासक था। अशोक के धम्म में किसका विशेष ध्यान था? जन कल्याण और नैतिक शिक्षाओं का। धम्म का उद्देश्य जनता के जीवन में नैतिक मूल्यों और सहिष्णुता को बढ़ावा देना था। अशोक का धम्म किस प्रकार का था? सर्वधर्म समभाव पर आधारित था, सर्वधर्म समभाव पर आधारित। अशोक का शासनकाल लगभग कितने वर्षों तक चला? 37 वर्षों तक। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अशोक ने करीब 37 वर्षों 37 ईयर्स तक शासन किया, 273 से लेके 232 ईसा पूर्व तक। अशोक की मृत्यु कहाँ हुई थी? पाटलिपुत्र में। अशोक की मृत्यु पाटलिपुत्र में हुई दोस्तों। कहाँ पर? पाटलिपुत्र में। परंपरा के अनुसार अशोक की मृत्यु पाटलिपुत्र में हुई, उसके बाद मौर्य साम्राज्य का पतन प्रारंभ हो गया। ठीक है, देखो अशोक के शिलालेखों की बात है। 13वां और 14वां शिलालेख की बात हुई है, स्पष्टीकरण। धम्म नीति का क्या अंश है? 13वां जो शिलालेख है उसकी बात करते हैं। मेजर रॉक एडिक्ट 13, धौली यानी कि उड़ीसा, जौगढ़ जो कि उड़ीसा सहित कई स्थानों पर पाया जाता है। कलिंग युद्ध का विवरण है इसमें। युद्ध में लगभग 1 लाख लोग मारे गए, 1.5 लाख कैदी बनाए गए और कई लोग विस्थापित हुए। युद्ध के परिणाम स्वरूप अशोक को गहरी हृदय पीड़ा हुई। अशोक ने भविष्य में हिंसा न करने का संकल्प लिया। धम्म नीति का उल्लेख है इसमें 13 वाले में। अशोक ने धम्म विजय के लिए नैतिकता और धर्म का पालन को सर्वोच्च माना। उसने इसकी बात की, वो सर्वोच्च है। ठीक है, नेक्स्ट। युद्ध के स्थान पर धार्मिक प्रचार, नैतिक उपदेश और जन कल्याण को बढ़ावा देना। अन्य राज्यों को शासकों को शांति और सहिष्णुता अपनाने का संदेश भेजा। यह शिलालेख अशोक की मानसिकता और नीतिगत प्रवर्तन का सबसे बड़ा प्रमाण है। कलिंग विजय के पश्चात की नीति स्पष्ट है कि विजय मतलब नैतिकता, न कि हिंसा दोस्तों। वहीं अशोक के 14वें शिलालेख की बात करें, कई स्थानों पर मिला है, पूरे साम्राज्य में प्रसारित है। विभिन्न शिलालेखों और स्तंभ लेखों का निर्माण का उद्देश्य बताया है। क्षेत्रीय लोगों की भाषा, संस्कृति और आवश्यकता के अनुसार अलग अलग रूप में शिलालेख तैयार किए गए हैं। धम्म नीति का अंश है इसमें भी। ठीक है, ये सारी बातें हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट, किसकी? नेक्स्ट बात करते हैं, आ जाओ। धम्म नीति का जो सार है इन 2 शिलालेख में, हिंसा का त्याग और नैतिक विजय 13वें शिलालेख में, धम्म संदेश को सभी तक पहुंचाना स्थानीय भाषा लिपि में, ये 14वें शिलालेख में गिवन है। करुणा, सहिष्णुता और सभी धर्मों का सम्मान, ये 14वें शिलालेख में है दोस्तों। ठीक है, अब देखो अशोक के शिलालेखों को 1 से 14 तक मैं डिटेल करता हूँ। पहला शिलालेख की बात करते हैं। ये पहला पशु हिंसा का विरोध करता है, इनकी पशु बलि नहीं होनी चाहिए। अशोक ने राजमहल में पशुवध की सीमा तय की। प्रतिदिन केवल 2 मोर और 1 हिरण की बलि दी जाएगी, सिर्फ 2 मोर और 1 हिरण। याद रखना, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है यूपीएससी में, बाद में यह भी बंद कर दिया गया। धम्म नीति का प्रारंभिक संकेत है किसमें? पहले शिलालेख में। अब आ जाते हैं दूसरे शिलालेख में दोस्तों, मैं कलर चेंज करके बताऊंगा, जिसमें चिकित्सा और जन कल्याण वेलफेयर की बात की गई है। मनुष्य और पशुओं के लिए अस्पताल स्थापित करने का आदेश था। दूसरे में पेड़ लगाना, कुएं और सराय बनवाना, इस दूसरे शिलालेख में गिवन है। स्वास्थ्य और पर्यावरण पर ध्यान देना इस शिलालेख में गिवन है दोस्तों। वहीं बात करेंगे तीसरे शिलालेख की।
ये नैतिक आचरण और प्रशासन की बात करते हैं। उच्च अधिकारियों यानी कि रज्जुकों को हर 5 वर्ष में दौरे पर जनता की नैतिकता और धर्म के विषय में शिक्षा देने का आदेश दिया गया था दोस्तों। ईमानदारी और अनुशासन पर विशेष जोर दिया गया, ये तीसरे शिलालेख में है। वहीं चौथे की बात करते हैं, चौथे शिलालेख में धर्म का प्रभाव और नैतिक सुधार की बात होती है। अशोक बताते हैं कि पहले शिकार और हिंसा प्रचलित थी, लेकिन अब धर्म के कारण यह घटा है दोस्तों। धर्म से समाज में शांति और नैतिकता का विकास हुआ है। पांचवें शिलालेख की बात करते हैं। पांचवा शिलालेख धर्म महामात्रों की नियुक्ति की गई, विशेष अधिकारियों की नियुक्ति कर कैदियों के सुधार, स्त्रियों की भलाई और नैतिक शिक्षा पर काम किया गया। सामाजिक न्याय और कल्याण का बेहतरीन कदम था ये पांचवें शिलालेख में। अब बात करते हैं छठे शिलालेख की। छठा शिलालेख क्या है? जनसंपर्क और पारदर्शिता से रिलेटेड है। अशोक ने कहा कि जनता की शिकायत और सलाह किसी भी समय सुनने को तैयार है। राजा को सेवक के रूप में प्रस्तुत करना उन्होंने इस छठे शिलालेख में बताया दोस्तों। सातवां शिलालेख क्या है? सभी धर्मों के प्रति सहिष्णुता की भावना दिखाना। अशोक ने सभी संप्रदायों का सम्मान करने और धार्मिक मेलजोल बनाने की सलाह दी। यह शिलालेख सर्वधर्म समभाव का आदर्श रूप है। सातवां शिलालेख। अब बात करते हैं आठवें शिलालेख की। आठवां शिलालेख क्या है? धम्म यात्राएं गिवन है इसमें। राजा ने शिकार और विलास की यात्राएं छोड़कर बौद्ध तीर्थ स्थलों की यात्राएं शुरू की। इसकी उदाहरण था लुम्बिनी की यात्रा, इसी का एक परिणाम थी आठवें शिलालेख का। नेक्स्ट बात करते हैं नवें शिलालेख की। नौवां शिलालेख क्या है? धार्मिक अनुष्ठान की आलोचना। धार्मिक जो अनुष्ठान की आलोचना की बात है। अशोक ने कहा कि केवल यज्ञ, व्रत और तामझाम करने से लाभ नहीं होगा, बल्कि नैतिक आचरण ही श्रेष्ठ है। बाह्य आडंबर के बजाय आंतरिक सुधार पर जोर देने की बात की अशोक ने। नेक्स्ट बात करते हैं 10वां शिलालेख दोस्तों। 10वां शिलालेख क्या कहता है? प्रसिद्धि और दिखावे का विरोध किया उन्होंने, जो कि आजकल चलता है। राजा ने कहा कि असली सम्मान धर्म के पालन से कर मिलता है, ना कि यश, कीर्ति और मूर्तियां बनवाने से। नेक्स्ट है 11वां शिलालेख क्या कहता है? 11वें शिलालेख में दोस्तों बात की गई है दान और धर्म की। भौतिक दान जिसे धन भोजन अच्छा है, लेकिन धम्म वाला दान जिसे नैतिक शिक्षा, करुणा, ये सभी श्रेष्ठ है। 12वें शिलालेख की बात करें। 12वें शिलालेख में दोस्तों धार्मिक सहिष्णुता और संवाद की बात की गई है। सभी संप्रदाय एक दूसरे का सम्मान करें और अच्छे विचारों का आदान प्रदान करें। धार्मिक एकता की बात की है 12वें शिलालेख में। वहीं नेक्स्ट बात करते हैं 13वें शिलालेख की। 13वां शिलालेख क्या है? कलिंग युद्ध और धम्म विजय की बात हो रही है इसमें। कलिंग युद्ध और धम्म विजय। कलिंग युद्ध के विनाश का वर्णन है। 1 लाख मृत्यु और 1.5 लाख कैदी बनाए गए। युद्ध के बाद हिंसा त्याग कर धम्म विजय को अपनाया। विदेशों यानी कि यवन, चोल, पांड्य, श्रीलंका में धम्म संदेश भेजे दोस्तों। लास्ट है 14वां। 14वां क्या है दोस्तों? 14वां शिलालेख की बात करें तो 14वां शिलालेख है शिलालेखों का उद्देश्य और उनकी विविधता की बात हुई है। अलग अलग क्षेत्रों में भाषा और लिपि के अनुसार संदेश लिखे गए। धम्म नीति का प्रचार हर जगह लोगों को समझ के अनुसार उनकी भाषा में धम्म का शिलालेख, धम्म नीति का प्रचार 14वें शिलालेख में भरपूर तरीके से अशोक ने करवाने की कोशिश की है दोस्तों। और इसमें ये शिलालेख में इसको उद्देश्य और उसकी डायवर्सिटी के बारे में एक्सप्लेन किया है। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों अशोक के धर्म और शासन जुड़े महत्वपूर्ण उदाहरण। धर्म विजय का आदर्श क्या था? इसका सोर्स मिल जाता है आपको 13वें प्रमुख शिलालेख में, जो रॉक एडिक्ट है 13वां। विजय का सबसे श्रेष्ठ रूप है मन की विजय, ना कि भूमि की विजय। ये उनका मेन क्या था? कोटेशन था अशोक का कि विजय का सबसे श्रेष्ठ रूप है मन की विजय, ना कि भूमि की विजय। ये धम्म विजय का आदर्श वाक्य है दोस्तों 13वें शिलालेख में। यह कथन कलिंग युद्ध के बाद अशोक की नीति परिवर्तन का प्रतीक है। धम्म विजय को अशोक ने युद्ध विजय से श्रेष्ठ माना है। जो धम्म विजय है, मोरल विजय है, मन की विजय को उन्होंने युद्ध विजय से कहीं ज्यादा श्रेष्ठ माना है। नेक्स्ट बात करते हैं राजा की भूमिका सेवक ना कि स्वामी की। सेवक की होनी चाहिए। इसका सोर्स मिलता है 6ठे प्रमुख शिलालेख में। अशोक कहते हैं कि मैं अपने सभी प्रजाजनों का पिता हूं, उनका कल्याण करना मेरा कर्तव्य है। ऐसे क्वेश्चन देखो आरो में आए हैं। ऐसे क्वेश्चन अब पूछे जाएंगे क्योंकि इनको आदत पड़ गई है, इन्हें लालच लग गया है ये एग्जामिनर्स को, तो इसलिए मैं ऐसे क्वेश्चन करवा रहा हूं आपको दोस्तों। ठीक है, मैं अपने सभी प्रजाजनों का पिता हूं, उनका कल्याण करना मेरा कर्तव्य है। ये राजा की भूमिका सेवक की होनी चाहिए, ना कि स्वामी की। ऐसा 6ठे शिलालेख में, 6ठे रॉक एडिक्ट में किसने? अशोका ने कहा है। अशोक ने राजा को स्वयं सेवक और संरक्षक के रूप में परिभाषित किया है, ना कि किसी शासक और शोषक के रूप में। नेक्स्ट बात करते हैं सभी धर्मों का सम्मान। 12वें शिलालेख में रॉक एडिक्ट 12 में कहा गया है सभी संप्रदायों का सम्मान करना और एक दूसरे से सीखना ही मेरा सच्चा धर्म है। ये बात की गई है 12वें शिलालेख में। ये धार्मिक सहिष्णुता और सर्वधर्म संभाव का आदर्श रूप को दिखाता है दोस्तों। नेक्स्ट है चौथा क्या है? धार्मिक दिखावे का विरोध, यानी कि दिखावे का विरोध करना। 10वां प्रमुख शिलालेख में दिखावे के विरोध की बात है। उन्होंने कहा कि यश कीर्ति को प्राप्ति नहीं, बल्कि धर्म का पालन ही सबसे श्रेष्ठ है। ऐसा अशोक के
10वें प्रमुख शिलालेख में है। अशोक ने बाहरी वैभव और प्रसिद्धि के बजाय नैतिकता को, अपने अंदर की बात को सर्वोपरि रखा है। नैतिक दान की महत्ता की बात हुई है। नैतिक दान की महत्ता 11वें प्रमुख शिलालेख में नैतिक दान, मोरल दान की बात हुई है कि भौतिक दान से बढ़कर है धम्म दान। नैतिक शिक्षा होनी चाहिए, करुणा दिखाओ, कंपैशन और सदाचार का सर्वोच्च दान माना है उन्होंने। नेक्स्ट बात हुई है पशु हिंसा की हत्या, पशु हिंसा का त्याग दोस्तों कहाँ हुआ है। पहला प्रमुख शिलालेख है रॉक एडिक्ट, राजमहल में पशु वध कम कर दिया गया है और इसे आगे भी समाप्त किया जाएगा, ऐसा बोला था पशु हिंसा के त्याग पर दोस्तों। पहले शिलालेख में करुणा और हिंसा को स्पष्ट रूप दिखाता है। देखो इन एग्जांपल्स को दोस्तों आप एथिक्स में भी लिख सकते हो, करुणा में, नॉन वायलेंस यानी कि कंपैशन में और नॉन वायलेंस में। मेंस का GS4 में आप इजीली इन आंसर्स को कोट कर सकते हो अशोका वाले को। नेक्स्ट बात करते हैं अधिकारियों के लिए संदेश। अधिकारियों के लिए क्या संदेश था। तीसरा प्रमुख शिलालेख है रॉक एडिक्ट थर्ड, इसमें अधिकारी हर 5 वर्ष में प्रजा को धर्म के विषय में शिक्षा देंगे, ऐसा अशोक के तीसरे प्रमुख शिलालेख में है। प्रशासनिक स्तर पर नैतिकता, मोरल वैल्यूज की बात की गई है। नेक्स्ट है धार्मिक आडंबरों का आलोचना। 9वां प्रमुख शिलालेख ऐसा है जो धार्मिक आडंबरों की आलोचना करता है, रॉक एडिक्ट 9। यज्ञ और अनुष्ठान से नहीं बल्कि नैतिक आचरण से पुण्य प्राप्त होता है। यज्ञ और अनुष्ठान से नहीं, ये नैतिक जीवन को धार्मिक अनुष्ठान से श्रेष्ठ बताता है दोस्तों। नेक्स्ट बात की गई है निरंतर संपर्क की नीति, ये 6वां प्रमुख शिलालेख में है। मैं दिन या रात, भोजन या विश्राम के समय भी प्रजा के कार्य के लिए उपलब्ध हूँ, आप कभी भी आ सकते हैं। पारदर्शिता यानी कि ट्रांसपेरेंसी और जनता सेवा शासन का मेन उदाहरण है। देखो रॉक, समझ रहे, रॉक एडिक्ट 6 में ऐसा है। ये बात जब आप यूपीएससी CS4 में लिखोगे या कहीं भी लिखोगे, जब आप अकाउंटेबिलिटी की बात लिख रहे हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी, पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी की बात लिख रहे हो, पब्लिक सर्विस की बात लिख रहे हो, तो दोस्तों इनको आप मेंशन करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ये बहुत ही अच्छी कोटेशन है अशोका की। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट क्या है विदेशी शासकों का संदेश क्या है। 13वां प्रमुख शिलालेख, मेरे धम्म संदेश को यूनान, चोलों और पांडव श्रीलंका तक भेजा गया है, ऐसा उन्होंने 13वें प्रमुख शिलालेख में बात कही है अशोका ने दोस्तों। अशोक की अंतरराष्ट्रीय धम्म और कूटनीति यहाँ से प्रेरित होती है दोस्तों। कौन से 13वें शिलालेख से। आई होप मैंने सारे शिलालेखों को बखूबी बताया और उसके कोटेशन को बहुत ही बेहतरीन Q/Q यानी कि P/Q कराने की, क्वेश्चन आंसर कराने की बहुत ही बेहतरीन कोशिश की है दोस्तों। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब भाई नेक्स्ट बात करने वाले हैं। देखो सबसे पहले एक रिक्वेस्ट है जो मैं नहीं करना भी चाहता हूँ लेकिन रिक्वेस्ट करना भी चाहता हूँ, दोनों बातें। प्यार दिखाना है आपको तो दिखाइए। अगर आप यहाँ तक पहुँच गए तो आप सीरियस स्टूडेंट हैं, इस बात में कोई दो राय नहीं है। सिर्फ एक ही राय है, दो राय हो ही नहीं सकती। ये है कि आप सीरियस स्टूडेंट्स हैं और आप बखूबी इस वीडियो को यहाँ तक देख रहे हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि लाइक, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। कमेंट बॉक्स में आप फीडबैक भी दीजिए कि क्वेश्चंस कैसे हैं और किस तरह के क्वेश्चन और बनाने चाहिए। आप हमें अपने सजेशंस भी भेज सकते हैं। ठीक है, आपका सजेशन सर्वोपरि है, हम उसका भरपूर ध्यान रखेंगे। और आप लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों तक भरपूर पहुंचाइए, जिससे आपका फायदा हो तो आपके पड़ोसी का भी फायदा हो जाए दोस्तों। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। मौर्य काल के प्रसिद्ध ज्योतिषी एवं गणितज्ञ आर्यभट्ट किस मौर्य शासक के समय सक्रिय थे। देखो आर्यभट्ट गुप्ता काल में थे, पहली बात तो यहाँ मामला हिट नहीं हो रहा है, तो इनमें से कोई नहीं था। आर्यभट्ट मौर्य काल के बाद गुप्त काल यानी कि 5वीं सदी में था और मौर्य काल 3री सदी से स्टार्ट होता है, 3री शताब्दी से, 3वीं सदी से। तो मौर्य काल में गणित और खगोल के क्षेत्र में यवन गणित और वैदिक खगोल शास्त्र का प्रभाव अधिक था। किसमें? मौर्य काल में। मौर्य काल के वैज्ञानिक कार्य में मुख्य रूप से लोहे की तकनीक को देखा जा सकता है, नगर नियोजन को और जल प्रबंधन को शामिल किया जा सकता है दोस्तों। बस आर्यभट्ट है किसके काल में थे? आर्यभट्ट और बारहमीर गुप्ता काल के थे दोस्तों। चंद्रगुप्त मौर्य और चंद्रगुप्त द्वितीय के काल के। मौर्य काल में मेगास्थनीज, मैं पहली बात कहूँ, इंडिका किसने मौर्य साम्राज्य का वर्णन किया है? मेगास्थनीज ने। मेगास्थनीज ने लिखी है इंडिका। मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था जिसने इंडिका में मौर्य प्रशासन, समाज, नगर संरचना, वनस्पति और जीव जंतुओं का वर्णन किया है। नेक्स्ट बात करते हैं। मौर्य काल की किस स्थापित उपलब्धि को विश्व का सबसे पुराना पत्थर का शिल्प माना जाता है? यह है अशोक स्तंभ, लौरिया नंदन को। बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इट्स वेरी इंपोर्टेंट। ये समझो एग्जाम में आ ही गया, 100% लगा लो इस पे। विश्व का सबसे पुराना पत्थर का शिल्प माना जाता है अशोक स्तंभ, लौरिया नंदनगढ़ में है। अशोका का स्तंभ लौरिया नंदनगढ़ कहां पर? बिहार में। अशोक के स्तंभ एक ही पत्थर के बने होते हैं जिससे बोलते हैं एकाश्म, जिनमें पशु प्रतिमाएं जैसे सिंह, हाथी, बैल थी दोस्तों। जिनमें से सारनाथ का सिंह स्तंभ एक है, सारनाथ का सिंह स्तंभ एक है। भारत का राष्ट्र प्रतीक भी है ये सारनाथ का स्तंभ।
मौर्य काल में मौर्य काल में दोस्तों बराबर और नागार्जुन गुफाएं किस उद्देश्य से बनवाई गई थी दोस्तों? आजीविक संप्रदाय को दान देने के लिए। आजीविक संप्रदाय को दान देने के लिए ये बराबर और नागार्जुन की गुफाएं बनवाई गई। बराबर और नागार्जुन की गुफाएं चंद्रगुप्त मौर्य अशोक के शासनकाल में बनी थी, आजीविक संप्रदाय को दी गई थी दोस्तों। इनकी सतह अत्यंत चमकदार पॉलिश वाली थी। सांची स्तूप का मूल निर्माण किसने करवाया? देखो, सांची स्तूप का मूल निर्माण अशोका ने करवाया था। सांची का महास्तूप अशोका ने बनवाया था। बाद में शुंग वंश के समय से विस्तारित किया गया। यह बौद्ध धर्म का धम्म प्रचार का प्रतीक था दोस्तों। मौर्य काल की मूर्ति कला में किस प्रकार की पॉलिश प्रसिद्ध थी? ये मौर्य पॉलिश, ठीक है, जो पाई जाती थी गुफाओं में। अशोक द्वारा बनवाए गए शिलालेख किस लिपि में अधिकतर पाए जाते हैं? ब्राह्मी और खरोष्ठी में दोस्तों। कैसी? ब्राह्मी और खरोष्ठी में। अधिकांश शिलालेख ब्राह्मी लिपि में है और उत्तर पश्चिमी खरोष्ठ कैसे हैं? ये खरोष्ठी लिपि में, उत्तर पश्चिम वाले। भाषा प्राकृत है दोस्तों, लेकिन ब्राह्मी और प्राकृत भाषा में, खरोष्ठी लिपि में जो सिर्फ उत्तर पश्चिम में है, जो अफगानिस्तान वाले हैं, वो ही पाए गए दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट, मौर्य काल में रोमनदेही स्तंभ का महत्व क्यों है? यह बुद्ध के जन्म स्थल का प्रमाण है। रोमनदेही स्तंभ बुद्ध के जन्म स्थल का प्रमाण क्या है? रोमनदेही स्तंभ। रोमनदेही स्तंभ लुम्बिनी नेपाल के शिलालेख में अशोक द्वारा बुद्ध के जन्म स्थान के रूप में लुम्बिनी ग्राम का उल्लेख दिया गया है रोमनदेही में दोस्तों। मौर्य काल में धम्म के प्रचार हेतु अशोक ने किस माध्यम का सबसे अधिक उपयोग किया? स्तंभ और शिलालेखों का दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। अशोक द्वारा निर्मित सारनाथ स्तंभ पर कितने सींग हैं? 4। ये क्वेश्चन पूछा गया है, आ सकता है। सारनाथ के सींग स्तंभ के शीर्ष पर 4 सींग पीठ से पीठ मिलाकर बने हैं। यह भारत का राष्ट्र प्रतीक है। इसके नीचे धर्म चक्र और अन्य पशु आकृतियां भी हैं। कौन कौन से हैं? वो बैल है, बैल है, सांड है, और क्या है? चीता है, और क्या है? गैंडा है। मौर्य काल के स्तंभ बलुआ पत्थर में पहले ही बता चुका हूं। महाधम मंत्री धम्म का प्रचार होता था। नेक्स्ट, मौर्य काल में गुहा वस्तु का सबश्रेष्ठ उदाहरण है। क्या है? गुहा वस्तु उदाहरण है बराबर की गुफाओं का। बराबर गुफाएं आजीवक संप्रदाय के उदाहरण में दी गई थी। इसका भीतरी हिस्सा अत्यंत पॉलिशदार है। अशोक के शिलालेख किस भाषा में? प्राकृत। सबको पता है, प्राकृत भाषा में, ताकि सामान्य जनता समझ सके। मौर्य काल के किस शासक ने सबसे अधिक स्थापित कार्य किए? अशोका ने। अशोक ने स्तंभ, शिलालेख, स्तूप और गुफाओं का निर्माण बौद्ध धर्म और धम्म के प्रचार के लिए बड़े पैमाने पर किया। मौर्य काल में चंद्रगुप्त मौर्य ने किस यूनानी शासक के साथ संधि की थी? सेल्यूकस निकेटर। 305 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस निकेटर से संधि की, जिसमें कूटनीतिक, सांस्कृतिक संपर्क बढ़ा और मेगास्थनीज जैसे दूत भारत आए दोस्तों। मौर्य काल की सबसे प्रसिद्ध मूर्ति, मौर्य काल की प्रसिद्ध मूर्ति है यक्षिणी। क्या नाम है इसका? यक्षिणी। किस स्थान से मिली है? ये मिली है दीदारगंज से। यक्षिणी दीदारगंज से मिली है। दीदारगंज की दक्षिणी यक्षिणी मूर्ति मौर्य काल का उत्तम उदाहरण है, जिसमें मौर्य पॉलिश देखने को मिलती है। अशोक के शिलालेख में धम्म का अर्थ है, ऊपर भी बताया, नैतिक आचार संहिता दोस्तों। नैतिक आचार, जिसमें सत्य, अहिंसा, करुणा और सभी प्राणियों के प्रति दया का विचार मिलता है। मौर्य काल में स्तंभ शीर्ष की कला किस प्रभाव से प्रभावित थी? फारसी एमेनिड से। फारसी एमेनिड। मौर्य स्तंभ की संरचना पॉलिश पर फारसी और एमेनिड कला का प्रभाव थी, विशेषकर घंटाकार आधार और पशु प्रतिमाएं दोस्तों। अशोक के किस शिलालेख में धम्म के सिद्धांतों का सबसे विस्तृत वर्णन है? 12वें। इंपोर्टेंट है, अशोक के 12वें शिलालेख में धम्म के सिद्धांतों का महत्वपूर्ण वर्णन है। 12वें शिलालेख में सहिष्णुता, धार्मिक सद्भाव, नैतिक आचरण पर विशेष जोर दिया गया है दोस्तों। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट क्या है? मौर्य काल के कौन से शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन है? कलिंग युद्ध आपका 13वें शिलालेख में। वेरी इंपोर्टेंट, मैचिंग के लिए आएगा ही आएगा ये क्वेश्चन। 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध की भयानकता और अशोक के पश्चाताप का वर्णन है, जिसमें 1 लाख लोग मारे गए, 1.5 लाख लोगों को गरीब बंदी बना गया। मौर्य काल में नागर शैली का प्रयोग मुख्यतः किस निर्माण में हुआ? मंदिरों में। मौर्य काल में मंदिर निर्माण सीमित था, जो कि जो मंदिर बने उसमें नागर शैली की झलक मिलती है। मौर्य काल के स्तूपों का मुख्य उद्देश्य क्या था दोस्तों? मौर्य काल के स्तूपों का मुख्य उद्देश्य था बुद्ध के अवशेषों को संरक्षित करना। स्तूप बौद्ध धर्म के प्रतीक थे, इनमें बुद्ध के अवशेष या उनके जुड़े प्रतीक रखे जाते थे। मौर्य काल की स्थापित कला का सबसे प्रमुख लक्षण है पत्थर पर महीन पॉलिश। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, मौर्य पॉलिश तकनीक के कारण पत्थर की सतह दर्पण जैसी चमकती थी। मौर्य काल के शिलालेखों में युक्त ब्राह्मी लिपि की दिशा क्या थी? ब्राह्मी लिपि दोस्तों कैसे लेफ्ट से राइट लिखी जाती थी, वहीं खरोष्ठी लिपि जो होती थी वो राइट से लेफ्ट लिखी जाती थी। ये देख सकते हो आप। नेक्स्ट, मौर्य काल की कौन सी गुफाएं गोपिका गुफा का नाम से जाना जाता था? गोपिका गुफा नाम से प्रसिद्ध थी। ये थी बराबर की गुफाएं। बराबर गोपिका गुफा बराबर गुफाओं का हिस्सा है, जिसे दशरथ मौर्य ने
आजीविकों को प्रदान किया था। दशरथ जो है राजा थे दोस्तों, राम के पिता नहीं, ये दूसरे दशरथ थे मौर्य काल में। नेक्स्ट, मौर्य काल की में कला यानी कि यक्षिणी मूर्तियों का महत्व क्या था? जन जीवन और लोक आस्था का प्रतीक। यक्ष या यक्षिणी मूर्तियां लोक देवी देवताओं का प्रतिनिधित्व करती थी और ग्रामीण धार्मिक आस्था का दर्शाती थी। मौर्य काल के स्तूपों का शीर्ष किससे सजाया जाता था? तो स्तूप होते थे, उनके शीर्ष पर दोस्तों छत्रावली होती थी। छत्रावली, स्तूप के शीर्ष पर छत्रावली यानी कि छाते की आकृति इस तरीके से लगी होती थी, छाते की आकृति, जो सम्मान और संरक्षण का प्रतीक होती थी उस समय। गॉट इट? नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य काल में धर्म का प्रचार किन किन विदेशी देशों में किया गया? श्रीलंका में, अफगानिस्तान में, ग्रीस तक गया है दोस्तों। ठीक है, कुछ और क्वेश्चन है, देखो रिपीटेड भी हो सकते हैं, बट आपके लिए फायदा, रिपीट भी होंगे तो आपके लिए रिवाइज हो जाएंगे जल्दी जल्दी। किस यूनानी लेखक ने, समझना यूनानी लेखक था ये कौन? मेगास्थनीज। मौर्य काल में भारत की सामाजिक संरचना और प्रशासन का वर्णन किया है, ये था मेगास्थनीज बी। मेगास्थनीज ने इंडिका में मौर्य प्रशासन, जाति व्यवस्था, नगर योजना और कृषि व्यवस्था का विस्तृत विवरण किया है मेगास्थनीज ने इंडिका में। मौर्य काल में बौद्ध वास्तुकला का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है सांची का महास्तूप। अशोका द्वारा निर्मित सांची महास्तूप बौद्ध स्थापत्य का अद्वितीय उदाहरण है, जिसमें अर्धगोलाकार गुंबद और 4 तोरण द्वार हैं। मौर्य काल में कौन सा विज्ञान सर्वाधिक विकसित था? धातु विज्ञान। मौर्य काल में दोस्तों लोहे और तांबे के उपकरण सबसे ज्यादा प्रचलित थे, जिससे हथियार और निर्माण कार्य अत्यंत उन्नत स्तर पर था। मौर्य काल के स्वर्ण मुद्राएं किस धातु से बनी होती थी? सोने से। यार स्वर्ण मुद्राएं तो सोने से बनी होंगी ना। यह मुख्यतः उच्च व्यापार और विदेशी लेन देन में उपयोगी होती थी। मौर्य काल में स्तंभ शीर्ष पर किस प्रकार के पशु प्रमुख थे? ये मैं पहले ही बता चुका हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है। मौर्य काल में स्तंभ शीर्ष पर चारों ओर चीते के मुंह बने हुए थे, शेर का मुंह बना हुआ है। उसके बाद एलिफेंट यानी कि हाथी, बैल, घोड़ा और सींग, घोड़ा और यानी कि हॉर्स और सींग यानी कि लॉयन। मौर्य स्तंभ के शीर्ष पर विभिन्न पशु प्रतीक बने थे, जो धर्म और शक्ति का प्रतीक है। सींग शक्ति का प्रतीक है, हाथी और बैल धर्म के प्रतीक है, और घोड़ा भी। अशोक के किस शिलालेख में विदेशी शासकों का उल्लेख है? ये कितना इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आ रहा है आपके एग्जाम में। तो 13वें शिलालेख में दोस्तों विदेशी शासकों का उल्लेख है। इसमें ग्रीस, मिस्र, सीरिया आदि के शासकों का धम्म संदेश भेजने का क्या है? उल्लेख है। मौर्य काल में किस प्रकार की लिपि का उपयोग श्रीलंका भेजे गए धम्म संदेश में हुआ है? ये हुआ पाली में। किसमें? पाली में। श्रीलंका में बौद्ध धर्म प्रचार हेतु भेजे गए संदेश पाली भाषा में थे, क्योंकि वहां इसे आसानी से समझा जा सकता था। मौर्य काल में तक्षशिला का महत्व क्या है? शिक्षा और व्यापार केंद्र था ये तक्षशिला दोस्तों। ठीक है, तक्षशिला प्राचीन भारत का प्रमुख विश्वविद्यालय और व्यापारिक केंद्र था, जहां विदेशों से भी विद्यार्थी पढ़ने आते थे। मौर्य काल में अर्थशास्त्र का मुख्य विषय क्या था? राजनीति और अर्थव्यवस्था। याद रखना, कौटिल्य का अर्थशास्त्र राज्य पर, अर्थव्यवस्था पर, जासूसी और युद्ध नीति का विस्तृत ग्रंथ है, यानी कि ये ऑल एज वन है। अशोक का समय धम्म यात्रा की बात हुई थी, कलिंग उद्यान धम्म नीति पर आधारित है। सिंह स्तंभ बौद्ध धर्म से लिए गए हैं। मौर्य काल में सिंह स्तंभ का धार्मिक महत्व किस धर्म से है? बौद्ध धर्म से। सिंह जो है, सिंह स्तंभ बौद्ध धर्म में बुद्ध के उपदेशों की गर्जना यानी कि धर्म चक्र प्रवर्तन का प्रतीक है, जो सारनाथ से लिया गया है दोस्तों। सारनाथ से लिया गया है, सारनाथ से लिया गया है, सारनाथ। अशोक द्वारा स्थापित धम्म महापाषाण क्या थे? विशाल शिलालेख थे ये बड़े पत्थर पर खुदे हुए आदेश थे, जिसमें नैतिक आचार संहिता का प्रचार किया गया था। मौर्य काल में मूर्तियों में यथार्थवाद किस कारण से दिखाई देता है? क्योंकि विदेशी कलाकारों का योगदान। फारसी और ग्रीक कलाकारों के प्रभाव से मौर्य मूर्तियों में यथार्थवादी और जीवंत आकृतियां बनी हैं। मौर्य काल के कौन से शासक ने अवंतिका और कौशाम्बी में निर्माण कार्य करवाया था? ये थे अशोक। अशोक ने अवंतिका विभिन्न प्रांतों में स्तंभ, स्तूप और धार्मिक संरचना बनवाई, जिसमें अवंतिका और कौशाम्बी प्रमुख हैं। मौर्य काल में सुप्रभात किस प्रकार का कार्य है? सुप्रभात दोस्तों, मौर्य काल में सुप्रभात क्या है? ये बौद्ध भिक्षुओं का सुबह का प्रवचन होता था, सुप्रभात। बौद्ध भिक्षुओं का सुबह का प्रवचन कहलाता था सुप्रभात। बुद्ध धर्म में सुप्रभात का अर्थ है सुबह के समय नैतिक उपदेश देना, जो अशोक की धम्म नीति का हिस्सा था। अशोक के शिलालेख में जनपद का अर्थ क्या है? अशोक के शिलालेख में जनपद का अर्थ है प्रांत। जनपद मौर्य प्रशासन की प्रांतीय इकाई थी। मौर्य काल में धम्म महामत का पद किसने स्थापित किया? अशोका ने। अशोक ने नैतिक प्रचार और जन कल्याण के लिए धम्म महामत की नियुक्ति की थी दोस्तों। मौर्य काल में यवन शब्द का अर्थ किसके लिए प्रयुक्त होता था? यूनानी लोगों के लिए। यवन शब्द प्राचीन भारत में यूनानी के लिए प्रयुक्त होता था। अशोक के गिरनार शिलालेख का मुख्य विषय क्या है? सिंचाई और जल प्रबंधन। ये गिरनार शिलालेख किससे है? अशोका से रिलेटेड है। अशोक से रिलेटेड है, द ग्रेट अशोका से रिलेटेड है। इसमें गिरनार क्षेत्र में बांध निर्माण और सिंचाई व्यवस्था का वर्णन है दोस्तों। ठीक है, मौर्य काल में चतुर्वेदी का क्या अर्थ है?
चार धर्म ग्रंथों का अध्ययन करने वाला, चार धर्म ग्रंथों का अध्ययन करने वाला चतुर्वेदी व्यक्ति होता था, जो वेदों की चारों भागों का अध्ययन और अध्यापन करता था। मौर्य काल के प्रशासन में अंतःपुराध्यक्ष किसका प्रमुख था? महल का। अंतःपुराध्यक्ष होता था महल का प्रशासन। अंतःपुराध्यक्ष राजा की महल और अंतःपुर का प्रमुख अधिकारी होता था दोस्तों। इज वेरी इंपोर्टेंट दोस्तों। नेक्स्ट बात करते हैं, क्या है नेक्स्ट। मौर्य काल की कौन सी गुफा करण चोपड़ा गुफा नाम से जानी जाती है? यह है बराबर की गुफा है। 12 बार की नहीं, बराबर की गुफा हो दोस्तों। बराबर जो अशोका के समय बनी थी, उनको करण चौपड़ गुफा के नाम से भी जाना जाता है। करण चौपड़ गुफा बराबर गुफाओं में से एक है, जिसे आजीविकों को अशोका ने दान दिया था। मौर्य काल में तोरण का उपयोग किसमें होता था? स्तूप प्रवेश द्वार में। बी इज द राइट आंसर। तोरण जो स्तूप के चारों ओर 4 दिशा में बनाए गए अलंकृत प्रवेश द्वार होते थे। मौर्य काल में धम्म लिपि शब्द का अर्थ क्या है? अशोक के आदेश को धम्म लिपि कहा गया है दोस्तों। धम्म लिपि अशोक द्वारा जारी नैतिक आदेशों को कहा जाता था। मौर्य काल में उपवना अध्यक्षों का कार्य क्या था? बगीचे और उद्यानों की देखभाल। उपवना अध्यक्ष जो होते थे, जो बगीचे और उद्यानों की देखभाल करते थे। उपवना अध्यक्ष राजकीय बगीचों और औषधीय पौधों का देखरेख करता था। अशोक के किस आदेश में पशु वध पर प्रतिबंध का उद्देश्य उल्लेख है? किसमें दोस्तों? पंचम शिलालेख में। पंचम शिलालेख में अशोक ने अहिंसा के सिद्धांत के तहत पशु वध पर रोक लगाई है। मौर्य काल की प्रशासनिक इकाई आहारा किस स्तर की इकाई थी? आहारा जिला को कहते थे मौर्य प्रशासन में। मौर्य काल के किस शासक ने सबसे पहले ग्रीक शासक से दूतावास स्थापित किया? ये था कौन? चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर के साथ संधि कर ग्रीक का जो दूत था मेगास्थनीज, उसको पाटलिपुत्र भेजा। मौर्य काल के धम्म में अपवाद का क्या अर्थ है? मौर्य काल के धम्म में अपवाद का अर्थ है कि कर से छूट नहीं मिलती। अशोक के धम्म में कुछ क्षेत्रों और व्यक्तियों को विशेषकर कारणों से कर में छूट दी जाती थी दोस्तों। ठीक है, ये देखिए बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन थे दोस्तों। बहुत ही बेहतरीन हमने क्वेश्चंस कराए, करीब 100 के आसपास क्वेश्चन मैंने करा दिए। 100% क्वेश्चन, ये ऑथेंटिक क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आपसे सभी से निवेदन यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ लेकर आइए दोस्तों, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करेंगे तो व्यूज आएंगे दोस्तों। इसको 1000 व्यूज के साथ टारगेट करते हैं। 1K व्यूज इस वीडियो पे आपको पहुंचाना है। आप देख लो कैसे पहुंचाना है, ये आपकी जिम्मेदारी है। और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें दोस्तों। ठीक है, अब मैं बात करने वाला हूँ थोड़ा सा मौर्य पीरियड की थ्योरी की बात। थ्योरीज पे आते हैं हम, थ्योरी की बात करेंगे। थोड़ा सा वीडियो लंबा जरूर है, बट आपके लिए बेहतरीन कंटेंट है, ये इस बात का दावा है। ठीक है, देखो ये थोड़ा बताता हूँ। ASI ने पटना के कुम्भरहार स्थित मौर्यकालीन जो पुरातात्विक स्थल है, क्योंकि पटना के पास पाटलिपुत्र था, वहाँ पे 80 स्तंभ वाले सभा भवन की जो सभा भवन है दोस्तों, उसके अवशेषों के सर्वेक्षण का प्रयास किया। मौर्य साम्राज्य और वास्तुकला में उनका योगदान के प्रति उनकी रुचि। कुम्हार जो कुम्भरहार है, वो कुम्भरहार कहाँ है? पटना में, बिहार में। 80 स्तंभ वाले सभा भवन के बारे में कुछ बताता हूँ। सम्राट अशोक, उसका काल था 268 से 232 ईसा पूर्व। इस हाल में तृतीय बौद्ध संधि जो कि पाटलिपुत्र में हुई, खंडित बौद्ध संघ को एकीकृत करने के साथ और धम्म इनकी बौद्ध शिक्षाओं का प्रचार करना, बौद्ध धर्म की वैश्विक धर्म के रूप में स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका थी अशोका की। और पाटलिपुत्र राजधानी थी। बलुआ पत्थर, लकड़ी जैसी सामग्रियों का परिवहन था। सोनगंगा नदी मार्ग में पड़ता था। खोजें, पहला उत्खनन हुआ दोस्तों संभवतः इंडो यूनियन में। दूसरा, 4 अतिरिक्त स्तंभ मिले 61 और 65 में, 4 अतिरिक्त स्तंभ मिले। अब देखो नेक्स्ट, ये यहाँ आते हैं मेन मौर्य काल की स्थापत्य कला पे दोस्तों। मौर्य स्थापित कला की दरबारी कला, यानी कि राजनीतिक और धार्मिक उद्देश्य हेतु सुरक्षित और लोकप्रिय कला व्यापक रूप से सुलभ और स्थानीय परंपराओं से प्रभावित थी। ठीक है, जो महल है मौर्य दरबार का, ये यूनानी इतिहासकार जो मेगास्थनीज ने, उसने मौर्य साम्राज्य के महलों की प्रशंसा करते हुए उल्लेखनीय रचना बताया, जबकि चीनी यात्री फायान ने इन्हें ईश्वर प्रदत्त स्मारक कहा। चंद्रगुप्त मौर्य का महल, जिसे बोलते थे परसेपोलिस, यानी कि अकेमेनिड साम्राज्य की राजधानी के अकेमेनिड महलों से प्रभावित था। किससे? मैंने ऊपर क्वेश्चन में भी बताया, क्वेश्चन आंसर में, ये परसेपोलिस किससे? अकेमेनिड महलों से प्रभावित था। निर्माण में प्रयुक्त होने वाली प्राथमिक सामग्री लकड़ी का बना हुआ था। ठीक है, उदाहरण क्या है? कुम्भरहार में अशोक का महल और चंद्रगुप्त का महल है, ये याद रखना। कुम्भरहार, तो अशोक का महल कहाँ है? कुम्भरहार में। कुम्भरहार कहाँ है? कुम्भरहार पटना के पास में। और चंद्रगुप्त का महल भी वही है। कुछ स्तंभ हैं, जैसे मौर्य स्तंभ ऊंचे, स्वतंत्र और अखंड है, चुनार बलुआ पत्थर से बने हैं, चमकदार पॉलिश है, ये अकेमेनियन स्तंभों से प्रभावित हैं। मौर्यकाल स्तंभ चट्टानों को काटकर बनाएंगे, जो नक्काशी की कौशलता नहीं, उसके स्किल को दर्शाते हैं। जो अकेमेनियाई स्तंभ है, उनका निर्माण टुकड़ों में किया गया। उत्तर भारत में पाए जाने वाले स्तंभों में प्राय शेर और बैल जैसी पशु आकृतियां होती हैं, जो राज्य के प्रतीक हैं। बौद्ध शिक्षाओं और दरबारी आदेशों के प्रसार के लिए बनवाया गया था, जिन पर पाली, प्राकृत और ग्रीक और अरमाइक भाषा में शिलालेख अंकित हैं।
मौर्य स्तंभ की संरचना में 4 भाग हैं। एक आसन शाफ्ट है जिसमें एक कमल या घंटी के आकार का शीर्ष, एक स्तंभ और एक शीर्ष आकृति शामिल है। आप देख सकते हो इस तरीके से है। अब कुछ स्तूप हैं जो सामान्य स्तूप हैं दोस्तों। बेलनाकार ड्रम है, एक अर्धगोलाकार टीला है अंडाकार, एक हर्मिका होती है स्तूप में जो वर्गनुमा रेलिंग होती है, एक छत्र जो सबसे ऊपर होता है, 3 छतरी के आकार का जो सहारा देता है, जो बौद्ध सिद्धांतों को प्रतिनिधित्व करते हैं। ये स्तूप, स्तूप का मुख्य भाग कच्ची ईंटों से निर्मित था, जबकि बाह्य सतह पर पक्की ईंट प्रयोग की गई, जिससे प्लास्टर से ढका गया था और लकड़ी की मूर्तियों में सजाया गया। सांची स्तूप मध्य प्रदेश में है, सबसे प्रसिद्ध अशोका स्तूप है। देखो स्तूपों से एक क्वेश्चन आया था, कुछ और इंपोर्टेंट स्तूप थे जिनकी पूछा था कि इनमें सबसे बड़ा कौन सा है, तो केसरिया स्तूप जो बिहार में है उसके बारे में भी बात करेंगे, जो सबसे बड़ा है। उसके बाद है सांची स्तूप, और वहीं दूसरा स्तूप है पेपर हवा में। पेपर हवा में स्तूप है उत्तर प्रदेश में सबसे प्राचीन स्तूप। बुद्ध की मृत्यु के पश्चात अन्य स्तूप बने, जैसे राजगृह में, वैशाली में, कपिलवस्तु में, अलकप्पा में, रामग्राम में, बैथापिडा में, पावा, कुशीनगर और पिप्पलवन में। गुफा स्थापित देख सकते हो। मौर्य काल में जैन और बौद्ध भिक्षु द्वारा गुफाओं का उपयोग बिहार के रूप में किया जाता था। जैसे बराबर की गुफाएं जिसमें 4 गुफाएं हैं, अशोक द्वारा आजीवक संप्रदाय के लिए निर्मित की गई थी, क्योंकि आजीवक संप्रदाय के जो स्थापना की थी मक्कलीपुत्र गोसाल ने की। इस बात पर बल दिया कि ब्रह्मांड नियति है। क्या है जो आजीवक है, मैं एक बात बता दूं, वो नियति को बोलते हैं, यानी कि जो भाग्य में लिखा है वही होगा। ये बात उनके संप्रदाय में आजीवक में, यानी कि वो फर्टिलिज्म को मानते हैं, फर्टिलिज्म को, यानी कि वो मानते हैं डिटर्मिनेशन को, कि जो भाग्य में पहले से लिखा हुआ है वही होगा, ऐसा मक्कलीपुत्र गोसाल मानते हैं। उनके लिए 4 बराबर की गुफाएं अशोका ने दी थी। मूर्तियां हैं, यक्ष और यक्षिणी की मूर्तियां की पूजा जैन धर्म, हिंदू और बौद्ध धर्म में की जाती थी। जैसे एक इंपोर्टेंट है लोहानीपुर यक्ष, जो नग्न पुरुष की आकृति का धड़ है। कहां पर? लोहानीपुर यक्ष में ये क्वेश्चन आ सकता है। और वहीं दीदारगंज यक्षिणी है जो पटना आदि में है। ये दोस्तों कहां पर? दीदारगंज यक्षिणी कहां पर है? पटना बिहार में। मृदांड देख लो, उत्तरी कृष्ण जिन्हें NBPW बोलते हैं, ठीक है, यानी कि उत्तरी कृष्ण नॉन क्या है, नॉर्थ ब्लैक, ठीक है, पोर्ट्रेट जो वेड्री है के रूप में पहचाने जाने वाली मौर्यकालीन मृदांडों पर काला रंग और चमकदार सतह होती थी, जिसका उपयोग विलासता की वस्तुओं के लिए किया जाता था, लग्जरीज। अब मौर्य साम्राज्य, चंद्रगुप्त मौर्य ने 321 से 297 ईसा पूर्व में मौर्य साम्राज्य के संस्थापक नंद वंश को समाप्त करके हिंदू कुश क्षेत्र से कब्जा करके किया। 305 और 3 तक इन्होंने ईसा पूर्व वक्त इन्होंने सेल्यूकस निकेटर के साथ एक संधि की, जिससे उन्हें अतिरिक्त क्षेत्र प्राप्त की। बाद में चंद्रगुप्त जो है जैन धर्म का अनुयायी बन गया। इंपोर्टेंट है। चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य के उत्तराधिकारी बिंदुसार के शासनकाल के दौरान प्रधानमंत्री थे, ये याद रखना। चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल है 322 ईसा पूर्व से 297 ईसा पूर्व तक। साम्राज्य की सफलता में चाणक्य ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उसके बाद बिंदुसार आए 298 से 272 ईसा पूर्व। साम्राज्य का विस्तार दक्कन तक फैलाया बिंदुसार ने, जिसे अमित्र घात, याद रखना, बिंदुसार को अमित्र घात बोला गया है, जो शत्रुओं का नाश करने वाला। इसका मतलब है बिंदुसार ने जो आजीवक संप्रदाय को अपनाया, क्योंकि बिंदुसार ने मक्कली गोसाल को अपनाया। डेमेकस उनके दरबार में एक यूनानी राजू था बिंदुसार के, तो ये मैचिंग में आ सकता है कि डेमेकस कहां था? बिंदुसार के दरबार में। उसके साथ बिंदुसार का बेटा अशोक आता है 272 से 232। कलिंग युद्ध के बाद 261 ईस्वी में लड़ा गया अपने शासन के 8वें वर्ष, जिसमें भारी जनहानि हुई, करीब 1 लाख लोग मारे गए, 1.5 लाख लोगों को बंदी बना लिया गया। उन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया, अपनी धम्म नीति नैतिक कानून को माध्यम से शांति का प्रचार प्रसार किया, बौद्ध धर्म को विश्व स्तर पर फैलाया। तीसरी बौद्ध परिषद की आयोजन किया पाटलिपुत्र में। उसके बाद दशरथ आए, अशोक के प्यारे पुत्र दशरथ 232 से 224 ईसा पूर्व तक। इन्होंने शाही शिलालेख जारी करने वाले अंतिम मौर्य शासक दशरथ थे, जिन्होंने क्षेत्रीय संघर्ष का सामना किया। उसके बाद संप्रति, शालीशुक, देववर्मन, सतसम्मन, उसके बाद लास्ट में आया बृहद्रथ 187 से 185 ईसा पूर्व। अंतिम मौर्य सम्राट था और पुष्यमुत्र शुंग ने इसको, दोस्तों जो शुंग शासक की स्थापना की, इसकी हत्या कर दी। मौर्य वंश का पतन का प्रतीक बृहद्रथ के समय हो गया। अब देखो मौर्य एम्पायर कहां तक था। इधर कांधार देखो, मैं मैप दिखा रहा हूं आपको, मैप में कांधार, लंपाका, पुष्कालावती, शहबाजगढ़ी। देखो जो शहबाजगढ़ी और मानसेरा में जो अभिलेख हैं, नॉर्थ वेस्ट में पहले भी बता चुका हूं, शहबाजगढ़ी और मानसेरा के अभिलेख खरोष्टी लिपि में लिखे गए हैं। और खरोष्टी लिपि दोस्तों राइट से लेफ्ट लिखी जाती है, दाएं से बाएं, और ब्राह्मी लिपि बाएं से दाएं, लेफ्ट टू राइट। तो ये शहबाजगढ़ी और मानसेरा देखो ऊपर है। वहीं रानीघाट है, तक्षशिला है, वहीं उसके नीचे मानसेरा के, सागाला, अलेक्जेंडरिया, ये सब देखो।
तो कितना बड़ा शासन था, यहाँ तक साउथ तक था दोस्तों। ठीक है, साउथ तक मतलब कर्नाटका, आंध्रा, महाराष्ट्र सब इसके क्षेत्र में था। खतरनाक आदमी थे ये लोग लग रहा है। ठीक है, अब एएसआई के हिसाब से देख लो। केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय के तहत एएसआई यानी कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम 1904 में आया, करजन के टाइम पे, याद रखना। देखो कितनी डिटेल दे रहा हूं मैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब करो दोस्तों जल्दी से। तो कब आए प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम 1904 में, करजन के टाइम पे। तथा प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष अधिनियम 1958, जिसे बोलते हैं AMASAR अधिनियम के प्रासंगिक प्रावधानों के तहत राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों और पुरातात्विक स्थलों की सुरक्षा और रखरखाव करता है केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय। दोस्तों एएसआई की जो स्थापना की गई थी 1861 में, याद रखना। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना दोस्तों 1861 में की गई थी। आया हुआ क्वेश्चन है। एएसआई के पहले महानिदेशक थे अलेक्जेंडर कनिंघम, और उन्होंने भारतीय पुरातत्व का जनक माना जाता है। किसको? अलेक्जेंडर कनिंघम को दोस्तों। ठीक है, ये एएसआई के बारे में डिटेल हो गई। देखो स्तूपों पर बुद्ध का चित्रण मैं बता देता हूँ। प्रतीक है क्या? प्रारंभिक अवस्था में बुद्ध को प्रतीक के माध्यम में दर्शाया जाता था। कहाँ दर्शाया गया? जो बुद्ध के जीवन के विभिन्न घटना को दर्शाता है। जैसे पद चिन्ह है उनका जो है महाविनिष्क्रमण दिखाता है, कमल सिंहासन, चक्र जो उसके धर्म चक्र प्रवर्तन को, स्तूप उसके उनके महापरिनिर्वाण को दिखाता है। जातक कथाएं, बाद में जातक कथाएं बुद्ध के पिछले जन्म से जुड़ी हुई कहानियां हैं। स्तूपों की रेलिंग और तोरण पर चित्रित की गई है जातक कथाएं, याद रखना। स्तूप जो है उनकी रेलिंग और तोरण पर। जिन जातक कहानियों में अक्सर चित्रण मिलता है कि वे छदंत जातक और शिबी जातक, रूर जातक, बेसंतरा जातक और विदुर जातक और समा जातक होते थे। ये जातक पे भी क्वेश्चन आया है। उनके जीवन की प्रमुख घटनाएं जैसे वे हैं जन्म, त्याग, ज्ञान प्राप्ति और प्रथम उपदेश और महापरिनिर्वाण से रिलेटेड है दोस्तों। ठीक है, अभी और बात कर लेते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं क्या है। नेक्स्ट इंपोर्टेंट है ये सारा आंकड़ा, इसको याद करो। अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाया, श्रमण परंपरा के एक भाग के रूप में बौद्ध धर्म को अपनाया। मौर्य मूर्तिकला और स्थापत्य शैली का विकास किया। जो राजा अशोक थे उन्होंने 3वीं शताब्दी ईसा पूर्व में श्रमण परंपरा को संरक्षण दिया, और इन्होंने जैन, बौद्ध और आजीवक और चारवाक जैसे अन्य धर्म शामिल हैं। 321 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य के सहयोग से, जो अर्थशास्त्र के लेखक हैं, नंद वंश को, घनानंद का शासक था नंद का, उसको उखाड़ फेंक दिया और मौर्य राजवंश की स्थापना कर दी। ठीक है, मौर्य साम्राज्य पहला सबसे शक्तिशाली भारतीय साम्राज्य, इसने पूरे भारतीय उपमहाद्वीप को एक ही शासन के अधीन लिया। चंद्रगुप्त मौर्य के अधीन मौर्य साम्राज्य की सीमाएं मध्य एशिया और भारत तक फैल गईं। मौर्य साम्राज्य का विस्तार किया चंद्रगुप्त मौर्य के बाद उनके पुत्र बिंदुसार ने 298 ईसा पूर्व में, और जिसने कलिंग को छोड़कर वर्तमान भारत के अधिकांश भाग पर साम्राज्य का विस्तार किया। किसने? बिंदुसार। अशोक के अधीन मौर्य राजवंश, बिंदुसार का राज्य उसके पुत्र अशोक ने, बिंदुसार के पुत्र थे अशोक, 274 ईसा पूर्व में विरासत में मिला था। कलिंग आक्रमण किया इन्होंने और भारी रक्तपात का किया इन्होंने। उसके बाद इन्होंने 1 लाख लोग मारे गए, 1.5 लाख को कब्जा कर लिया, बंदी बना लिया, रक्तपात का त्याग किया। 261 ईसा पूर्व में ये युद्ध हुआ। अहिंसा की नीति अपनाई, बौद्ध धर्म अपना लिया। कोर्ट आर्ट थी, ये देखो मॉडर्न आर्ट, पैलेस, पिलर, स्तूप, केव, पोएट्री, स्कल्पचर्स, मौर्य दरबारी कला की बात हो रही है ये सारी। यूनानी इतिहासकार थे मैगस्थनीज, इन्होंने मौर्य साम्राज्य के महलों को मानव जाति का महानतम कृतियों में से एक बताया। एक क्वेश्चन आ सकता है, किसने बताया? मैगस्थनीज ने महलों को मानव जाति का महानतम कृति। चीन यात्री फायान ने जो मौर्य महल है उनको ईश्वर प्रदत्त स्मारक कहा है। चंद्रगुप्त मौर्य के महल पर फारसी प्रभाव यानी कि ईरानी का प्रभाव, ईरानियों का प्रभाव भी देखने को मिलता है। परसेपोलिस स्थित अचेमेनिद, मैंने बोला था उनके महलों में। ठीक है, लकड़ी का यूज हुआ है। पाटलिपुत्र में मौर्य राजधानी, कुम्भहार में अशोक का महल, और चंद्रगुप्त का महल भी कुम्भहार में है, जो यहाँ पर पटना के पास। चुनार बलुआ के पत्थर है, मैंने बताया। बौद्ध विचारधारा दरबारी आदेशों को भेजी थी। अच्छा, वास्तुकला में आ जाओ। साफ्ट, शीर्ष, अबेकस और कैपिटल फिगर होते थे, ये पूछा गया। 4 भाग होते थे वास्तुकला के। जो साफ्ट होता था वो एक लंबा साफ्ट आधार बनाता था, बेस। ये एक पत्थर के एक टुकड़े या मोनोलिथ से बना होता था। शीर्ष पर शीर्ष स्थित होता था, या तो कमल के आकार का या घंटी के आकार का। अबेकस शीर्ष के ऊपर एक गोलाकार या आयताकार आधार होता था, जिसे अबेकस के नाम से जाना जाता था। और कैपिटल फिगर आमतौर पर जानवर जैसे बैल, शेर, हाथी आदि जोरदार होते थे। एक वर्ग या गोलाकार अबेकस पर खड़ा होता था। पारसी स्तंभों की साथ समानता है, ये देख सकते हो। देखो ये मैं दिखा दूं, इस तरीके से है। ये जो है ना, ये इस तरीके से नीचे है सॉफ्ट, उसके बाद अबेकस, उसके बाद ऊपर इस तरीके से बैल बना हुआ है। इस पर दोस्तों शीशा करती है। फारसी अचमेनियन स्तंभों से अंतर। ठीक है,
अब अशोक के 7 स्तंभ शिलालेख हैं। टोपरा यानी कि दिल्ली, मेरठ मेरठ, कौसाम्बी कौसाम्बी, रामपुरवा चंपारण और महरौली में पाए गए। पहला स्तंभ शिलालेख है अशोक के लोगों की सुरक्षा का सिद्धांत। दूसरा स्तंभ शिलालेख है धम्म का न्यूनतम पाप, अनेक गुण, करुणा, उदारता, सत्यता और पवित्रता के रूप में परिभाषित। स्तंभ शिलालेख तीसरा है कठोरता, क्रूरता, क्रोध, अभिमान आदि पापों का उन्मूलन करता है। स्तंभ शिलालेख 4 है राजकों के कर्तव्यों से संबंधित। स्तंभ आदेश 5 है उन जानवरों और पक्षियों की सूची जिन्हें कुछ दिनों में नहीं मारा जाना चाहिए। उन जानवरों की एक सूची जिन्हें बिल्कुल भी नहीं मारा जाना चाहिए। स्तंभ 6 में है शिलालेख में धम्म नीति। स्तंभ 7 में है धम्म नीति के लिए अशोक द्वारा किए गए कार्य। अब लघु स्तंभ शिलालेख इज वेरी वेरी इंपोर्टेंट। रोमनदेही स्तंभ शिलालेख है अशोक की लुम्बिनी यात्रा और लुम्बिनी को कर से छूट। इस रोमनदेही स्तंभ लेख में जो नेपाल में स्थित है लुम्बिनी में, वहां पर एक्सप्लेन किया गया है। निगली सागर स्तंभ शिलालेख ये नेपाल में है। इसमें उल्लेख है कि अशोक ने बुद्ध कोना कामना के स्तूप की ऊंचाई को उसके आकार से दोगुना बढ़ा दिया था। प्रमुख स्तंभ शिलालेख भी हैं, जैसे सारनाथ सिंह राजधानी वाराणसी के पास है। अशोक का धर्म चक्र प्रवर्तन या बुद्ध के पहले उपदेश की स्मृति में बनाया गया। वैशाली स्तंभ है बिहार में, एकल सिंह बिना किसी शिलालेख के। संकिसा स्तंभ है उत्तर प्रदेश में, इंपोर्टेंट है। लौरिया नंदनगढ़ है, नंदनगढ़ तो अलग लिख गया, लौरिया नंदनगढ़ चंपारण बिहार में। लौरिया अराज ये भी चंपारण बिहार में। इलाहाबाद स्तंभ है उत्तर प्रदेश में। स्तूप देखो, स्तूप जो है वैदिक काल से भारत में प्रचलित तपन टीले होते थे। देखो यह स्तूप, यहाँ डबल स्टारवे है, साउथ तोरण होते थे, तोरण है ये दो, स्टोन फेंसिस होती थी, ये ईस्ट तोरण है और ये वेस्ट तोरण है दोस्तों, ठीक है। अपर लेवल पे वॉकवे है और एम्बुलेटरी पासेज में ऊपर छत्र होता था और यस्ती होता था और हर्मिका है, स्तूप डोम है। ये आप फिगर आप बना सकते हो जब भी मेंस में लिखना हो कभी भी, लेकिन मैं एक बार दिखाती हूँ, प्री में पूछ सकते हो वो कि क्या क्या कहाँ कहाँ है। तो ये सारी चीजें वास्तुकला के बारे में। हर्मिका ऊपर, छत्र उसके ऊपर होता था। अब नेक्स्ट आ जाओ, मध्य प्रदेश में स्थित सांची स्तूप, सांची का स्तूप अशोककालीन स्तूपों में सबसे प्रसिद्ध है। उत्तर प्रदेश में पिपरहवा का स्तूप है, याद रखना पिपरहवा स्तूप कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश में, सबसे पुराना है ये। बुद्ध की मृत्यु के बाद निर्मित स्तूप कौन कौन से? राजगृह में बना, वैशाली, कपिलवस्तु, अलकप्पा में, जैसे मैंने बताया, पैथावड़ा में, पिपल वन, कुशीनगर, रामग्राम में, और बैराट का राजस्थान का स्तूप। ये एक गोलाकार टीले और एक परिक्रमा पथ के साथ भव्य स्तूप है। बैराट कहां पर है? राजस्थान का स्तूप दोस्तों, ठीक है। अब ये समझो, यहां से क्वेश्चन आ जाता है, विस्तृत भौगोलिक साम्राज्य। मगध के साथ मौर्य साम्राज्य को 4 प्रांतों में विभाजित किया गया था। इसकी राजधानी पाटलिपुत्र थी। अशोक के शासनकाल के दौरान कलिंग नामक 5वां प्रांत शामिल किया गया था। देखो, उत्तरापथ जो होती थी उत्तर पश्चिम भारत में, राजधानी थी तक्षशिला। दक्षिणापथ होती थी दक्षिण भारत में, राजधानी थी सुवर्णगिरी, दक्षिणापथ में। प्राची यानी कि मध्य देश होता था, पाटलिपुत्र थी राजधानी, जो मेन राजधानी थी। अवंती की राजधानी उज्जैनी और कलिंग की राजधानी होती थी तोसली। ये इंपोर्टेंट भौगोलिक जियोग्राफिकल साम्राज्य का विशेषता है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं आर्थिक विनिमय। यदि हम कौटिल्य के अर्थशास्त्र का संदर्भ लें तो प्रतीत होता है कि राज्य की आर्थिक वृद्धि विनियमित करने के लिए यहाँ 27 अध्यक्ष यानी कि 27 अधीक्षकों की नियुक्ति की गई। कृषकों को यानी कि जो फार्मर से किसान थे उनके लाभ के लिए सिंचाई सुविधाओं के साथ जल आपूर्ति का प्रबंधन था। मौर्य कला थी, सांची के जो स्तूप और महल हैं वो दिखाते हैं। न्याय सेना थी, धर्म स्त्री है और कंटक शोधन। जो धर्म, कौटिल्य ने 2 प्रकार के न्यायालयों के अस्तित्व का उल्लेख किया। नंबर 1 धर्म स्त्री है, धर्म स्त्री न्यायालय होते थे दीवानी मामलों से संबंधित, और कंटक शोधन होते थे आपराधिक मामलों से संबंधित। अशोक ने धर्म यानी कि धर्म पर बल देते हुए पूरे देश में इसकी अनिवार्यता को लागू करने के लिए अधिकारियों की नियुक्ति की थी। मौर्य साम्राज्य का पतन क्या हुआ? ब्राह्मणवादी प्रतिक्रिया का आना। अशोक के सहिष्णु नीति के परिणामस्वरूप जीव हत्या पर रोक लगा दी गई। महिलाओं द्वारा किए गए अनावश्यक अनुष्ठानों की अवहेलना की गई। मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद उभरने वाले नए राज्यों पर ब्राह्मणों का शासन था, जैसे सातवाहन, शुंग और कण्व ब्राह्मण थे ये तीनों। वित्तीय संकट, सेना पर भारी खर्च, नौकरशाही, बहुत ज्यादा प्रशासनिक ढांचा बन चुका था। अशोक द्वारा बौद्ध भिक्षुओं को दिए जाने वाले अनुदान में मौर्य साम्राज्य का वित्तीय संकट पैदा हो गया। दमनकारी शासन, बिंदुसार के शासनकाल में तक्षशिला के नागरिकों ने कुशासन के खिलाफ शिकायत की और अशोक की नियुक्ति से इनकी शिकायत का निवारण किया गया था। आसपास के क्षेत्रों में नई जानकारी का प्रसार, ये सब चीजें हैं। चीनी शासक थे जिनका नाम था सी हुआंगटू, यहाँ समझो। इन्होंने लगभग 220 ईसा पूर्व में सिथिनियों के हमलों के खिलाफ अपने साम्राज्य की रक्षा के लिए चीन की महार दीवार के निर्माण में भागीदारी की थी। अशोक द्वारा इस प्रकार के उपाय नहीं किए गए थे, इसलिए ऐसा हुआ। और वहीं चीन के शासक थे सी हुआंगटी, उन्होंने 247 से 210 ईसा पूर्व में, कब 220 ईसा पूर्व में, जो सीथियन थे, शक थे, उनके हमलों से बचने के लिए चीन की महान दीवार बनाई थी। समझ रहे हैं आप? ये सब
185 ईसा पूर्व में पुष्यमित्र शुंग द्वारा मौर्य साम्राज्य का अंततः नष्ट कर दिया गया। शुंगों ने पाटलिपुत्र मध्य भारत में शासन किया और ब्राह्मणवादी पुनरुत्थान के रूप में कई वैदिक यज्ञों का आयोजन किया। कहा जाता है कि इस वंश के शासकों ने बौद्धों को सताया था। इनका उत्तराधिकार के रूप में कर्ण शासक आए और यह भी ब्राह्मण थे दोस्तों। ठीक है, सातवाहन, कर्ण ये सब क्या थे और शुंग सब ब्राह्मण थे। इन्होंने मौर्यों की बैंड बजा दी। देखो अशोका की पॉलिसी से दोस्तों मैं थोड़ा और एक्सप्लेन करता हूँ क्या हुआ। उसके पतन के कारण उसकी कुछ नीतियां भी बनी। जो अशोक का आंतरिक संघर्ष चल रही थी, अशोक के काल में लगातार आंतरिक संघर्ष हुए। अशोक के मृत्यु के बाद मौर्य समाज का पतन शुरू हुआ, क्योंकि उसके अलावा अशोक की जो अपनाई गई नीतियां थी वो मौर्य साम्राज्य को कमजोर कर गई। क्या था, उसका शासन अत्यधिक केंद्रीकृत था, सेंट्रलाइज था। युद्ध और हिंसा के प्रति पूर्ण उदासीनता थी। उत्तर पश्चिम सीमा की अपेक्षा के कारण बाहर से आक्रमण के कई प्रयास हुए। प्रांतों पर दमनात्मक कार्रवाई हुई। स्थानीय प्रांतीय नेता नाखुश थे, क्योंकि उन्हें पर्याप्त शक्ति नहीं दी गई थी। जब केंद्रीय शासन कमजोर हो गया तो उन्होंने विद्रोह करना शुरू कर दिया। मौर्य वंश का अंतिम राजा बृहद्रथ था, जिसने पुष्यमित्र ने हत्या कर दी 185 ईसा पूर्व, मैंने पहले ही बताया। अब मौर्यों के सोर्स समझ लो। कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है उसमें जो चाणक्य चंद्रगुप्त के गुरु थे, सलाहकार थे, उसमें चंद्रगुप्त मौर्य के समय मौर्य साम्राज्य के प्रशासनिक कार्यों और राज्य नीतियों का विशेष जानकारी है। मेगास्थनीज के द्वारा लिखित इंडिका में है। अच्छे संबंध थे, ये बात कही गई है उसमें यूनानी राजदूतों से। ठीक है, ये बात कही गई है। पुराण, विष्णु पुराण में उल्लेख है, ये याद रखना, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। विष्णु पुराण में चंद्रगुप्त ने नंद वंश को नष्ट कर दिया था, ऐसा लिखित उल्लेख है। कहां पर? विष्णु पुराण में। बौद्ध साहित्य में देखो, जैसे जातक कथाएं हैं, दीर्घ निकाय है, सुमंगल विलासिनी है। जैसे बौद्ध धर्म, ये सुमंगल विलासिनी एक बौद्ध धर्म ग्रंथ है, आपने सुना भी नहीं होगा। ठीक है, तो मौर्य साम्राज्य के इतिहास में पर्याप्त जानकारी देता है। जैन साहित्य जैसे हेमचंद्र द्वारा रचित, हेमचंद्र जो है उन्होंने रचा था, यानी कि उनके द्वारा लिखा था जैन परशिष्ट पर्वन, हेमचंद्र के द्वारा। उन्होंने चंद्रगुप्त के जीवन के विभिन्न पहलुओं का विवरण दिया है, जिसमें उनके द्वारा जैन धर्म अपनाने का भी उल्लेख है। आचार्य भद्रबाहु द्वारा रचित जैन कल्पसूत्र में मौर्यकालीन इतिहास का विस्तृत विवरण है दोस्तों। ठीक है, अभी और पुरातात्विक सोर्स बता देता हूं मैं आपको, 1 मिनट। देखो कुछ पुरातात्विक अवशेष जैसे तक्षशिला, मथुरा, भीटा, ये घास समझो अशोक द्वारा निर्मित स्तूप आज भी भारत के विभिन्न भागों में मौजूद है। सांची, अमरावती, धौली जो उड़ीसा में, और बोध गया, ठीक है, यहाँ पर स्थित है दोस्तों। उसके कुछ शिलालेख के विभिन्न रूप है। अशोक के शिलालेख चट्टान, स्तंभ और शिलालेख पर लिखे गए, ये आज भी विभिन्न है। जैसे 14 प्रमुख शिलालेख हैं, 6 स्तंभ शिलालेख हैं, 2 शिलालेख हैं, 2 लघु शिलालेख हैं। दोस्तों इससे ज्यादा जानकारी क्या हो सकती है, मैंने इतना डिटेल में बताने की कोशिश की है। आपको बेहतरीन ये निष्कर्ष भी आप पढ़ना चाहो तो पढ़ लो। ठीक है, क्या क्या हुआ है ये आप पढ़ लो, और इतना बेहतरीन कंटेंट बनाने की मैंने कोशिश की जो आप शायद कहीं देखने को नहीं मिलेगा। तो इसलिए दोस्तों सबसे रिक्वेस्ट है, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज्यादा से ज्यादा कीजिए। इस वीडियो पे कम से कम 1000 व्यूज तो आने चाहिए, 500 से 1000 व्यूज तो आने चाहिए, ये एक मेरा रिक्वेस्ट है। ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और लाइक शेयर सब्सक्राइब दबा कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट एंड जय हिंद दोस्तों।